So hello everyone, welcome back to Java Interview Mastery, Advanced Architecture and Production Systems. इसमें हम क्या क्या करेंगे? इसमें हम कंकरेंसी के बारे में बात करेंगे, थ्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, डेडलॉक के बारे में बात करेंगे, जीसी एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, ऑटो कॉन्फ़िग के बारे में बात करेंगे, बीन लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, काफका के बारे में बात करेंगे, यहाँ तक कि मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस क्या होता है और लॉग क्या होता है, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है, एमडीए क्या होता है, ये सब के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये चीज़ इसका पार्ट वन जो है उसमें हमने स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स लिए थे। पार्ट टू में हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स लेंगे, ठीक है। तो हम एकदम कुछ ज़्यादा ही अंदर घुसेंगे हर चीज़ों के, ताकि अपने को समझ में आ जाए कि भाई बोलना क्या है, करना क्या है। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो हम बात करेंगे हैश मैप, कंकरेंट मैप, एग्जीक्यूटर, डेडलॉग, जीसी, इनके बारे में। अब आप बोलोगे अब क्या करना है, तो देखो अब हमें ये करना है कि अब हम बात करेंगे हैश मैप काम कैसे करता है। अब चले मत जाना यहाँ से कि अरे ये पता है मेरे को, एक की रहता है, एक वैल्यू रहता है, ऐसे तो काम करेगा, ज़्यादा हुआ तो लिंक लिस्ट लगा देंगे, 8 से बड़ा हुआ तो रेड ब्लैक ट्री लगा देंगे। बहुत सही जा रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और सुन लो। ट्रिफिकेशन, बकेट हैरे पढ़ा है? जावा 8 के बाद कंपेयर एंड स्वैप आया है, सिंक्रोनाइज्ड फर्स्ट नोड आया है, पढ़ा है? नहीं ना, तो रुको। देखो, हैश मैप के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो नोड में आप देखोगे एक एरे, बकेट एरे होता है, ठीक है। इसको एरे ऑफ बकेट्स बोलते हैं। और इसकी कैपेसिटी बाय डिफ़ॉल्ट हम 16 रखते हैं और लोड फैक्टर 0.75 रहता है। लोड फैक्टर का क्या इम्पोर्टेंट है? अगर कैपेसिटी इंटू लोड फैक्टर, जो साइज़ है अगर वो बड़ा हो रहा है कैपेसिटी इंटू लोड फैक्टर से, ठीक है, मतलब कि अगर 75% ऑफ हैश मैप का जो डेटा है वो बढ़ गया है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अब ना हैश मैप को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमको फिर प्रॉब्लम आ सकती है कि हमको काफ़ी ज़्यादा की कोल्यूशंस आने लग गए, हैश कोल्यूशंस आने लग गए फॉर कीज़ में, मतलब डिफरेंट की के सेम हैश कोड बनने लग गए और वो सब जाके एक ही एरिया को पॉपुलेट करने लग गए। तो इस चीज़ पे अगर हमारा 75% हैश में बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं बढ़ाओ, और फिर हम डबल कर देते हैं उसको और फिर सारी एंट्रीज को रीहैश करते हैं। अब ये समझ में आ गया। अब पुट का फ्लो समझ जाओ। देखो, किसी भी की को हैश करते हो आप जॉर ऑपरेटर करके, लो या हाई 16 बिट्स में करते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपका इंडेक्स निकलता है जो कि हैश और कैपेसिटी -1 के एम परसेंटेज में निकलता है, जो कि पावर ऑफ 2 टेबल होना चाहिए एक तरीके से। अगर बकेट एम्प्टी है तो आप कर देते हो इन नोड को इंसर्ट, अगर बकेट एम्प्टी नहीं है तो फिर आप वहाँ पे लिंक लिस्ट बनाते हो और लिंक लिस्ट में चलते हो, तो कि वो लॉग एन पे होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि आपका जितने भी एरे होंगे उस पर, अब अगर लिंक लिस्ट की लेंथ 8 से बढ़ गई, ठीक है, तो हम फिर उसको ट्रीफाई कर देते हैं। ट्रीफाई मतलब क्या? या टेबल का वैल्यू टोटल बढ़ गया, आप इसमें बात करो। लिंक लिस्ट की वैल्यूज़ अगर 8 से बढ़ गई तो हम रेड बैक ट्री लगा देते हैं, इसमें भी चेक करना जो है ओ ऑफ लॉग एन हो जाता है। लिंक लिस्ट में ओ ऑफ एन होता है, राइट, पर ओ ऑफ एन अगर छोटे कोई कांस्टेंटली रहे तो वो नॉर्मली मानते हैं कि 8 ही नोट तो जाना है। अब अगर ट्री नोट जो है वो 6 से कम हो गए तो हमें वापस उसको लिंक लिस्ट में ले आना है, समझ गए। हैश कैसे निकालोगे? आप बोलना मैं हैश निकालूंगा, जॉर ऑपरेटर कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। हैश हमेशा निकलेगा आपका इंडेक्स, फिर हैश क्या की निकालोगे, फिर इंडेक्स निकालोगे, तो वो कैपेसिटी -1, मतलब अगर उसके ऊपर हुआ तो वो नेक्स्ट नोड में जाएगा उस टाइप का। अब हमने बोला था कि वर्स्ट केस जो है विदाउट गुड हैश कोड जो है वो 0 ऑफ n है, वो डिग्रेड हो जाता है लॉग एन पे विथ ट्री। वर्स्ट केस बोल रहा हूँ, तो वर्स्ट केस कम हो जाता है। ज- सारे कीज जहाँ पे हैश कोड 0 है, तो है ना, तो वो चले जाएंगे बकेट 0 पे। तो ये एक, उसको बोलते हैं वर्स्ट केस चेन। अब हैश मैप का जो हैश फंक्शन है उसमें आप देख लो कि यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक तरीके से जॉर ऑपरेटर किया है 16 तक, कैपेसिटी तक का, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है फाइनल इंट हैश, इसमें वैल्यू रहती है एच की। एच क्या है? की डॉट हैश कोड है।
और की से आपका हैश कोड निकल गया, एच इक्वल होना चाहिए, की अगर नल है तो ज़ीरो, अदरवाइज जो भी आपका हैश है वो निकालो और उसको चेक कर दो जॉर ऑपरेटर से, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमने इतना तो पढ़ लिया, लेकिन हमेशा की तरह इतना पढ़ने के बाद ये समझो कि भाई हैश मैप तो हम थ्रेड में यूज़ ही नहीं कर सकते, कि मतलब अगर मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन में हैश मैप में घुस गए तो कबाड़ा कर देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम बात करते हैं एक और चीज़ की, पर उससे पहले हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर हैश मैप को जानने के पहले हम कुछ कुछ चीज़ें बात करेंगे। देखो, अब हमें बात करना है हैश कोड और इक्वल का। जो क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कि क्या होता है कि हैश कोड और इक्वल की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा होनी चाहिए, कि अगर ए डॉट इक्वल्स बी है तो ए का हैश कोड बी के हैश कोड के बराबर होगा। बट अगर ए का हैश कोड बी के हैश कोड के बराबर है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लिस्ट का मतलब है ना। तो हमने क्या किया कि एक बनाया कि म्यूटेबल फील्ड इन हैश कोड। तो क्या हुआ, उसमें स्ट्रिंग स्टेटस जो है, ठीक है, ये चेंज कर सकता है ओवर टाइम। तो आपको कभी भी म्यूटेबल फील्ड को नहीं लेके आना है, मतलब आईडी कैन बी सेम फॉर ऑर्डर, बट स्टेटस कैन बी पेंडिंग, कैन बी क्रिएटेड, कैन बी एनीथिंग। सो यू डोंट हैव टू पुट म्यूटेबल फील्ड इन द हैश कोड कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, पुट इन मैप व्हेन स्टेटस इज पेंडिंग, देन द स्टेटस चेंजेस टू पेड, एंड देन गेट एंड विल कंप्यूट डिफरेंट हैश, राइट। सो इस तरीके से आपको कभी वो एंट्री नहीं मिलेगी और आप हमेशा नया डालते रहोगे। तो इसे क्या कर सकते हो, आपको हैशिंग हमेशा म्यूटेबल फील्ड की नहीं करनी है, इम्यूटेबल या आइडेंटिटी फील्ड की करनी है, ठीक है। और आइडियल हैश कोड जो है वो एक आपको काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देगा और चीप टू कंप्यूट रहेगा। ऑब्जेक्ट डॉट हैश आप सिंपल केसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। गुआवास का हैशिंग और कस्टम रहता है कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस के लिए वो। तो देखो, गुआवा तक जाना ही मत, ठीक है, इतना घुसना ही मत कि कोई और तुम्हारे साथ घुस जाए और बोले अरे ये क्या था, है ना। किसी को भी मधुसूदन फूफा बनने मत देना, ओके। तो ये करने के बाद आते हैं हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पे। आपको ये याद रखना कि जो प्री साइज हैश मैप है, हमेशा हैश मैप को प्री साइज करना ताकि रिफ्रेशिंग या रीहैशिंग कम हो। तो बेसिकली आप अपना हैश मैप 16 वैसे होता है, बट आपको ज़रूरत नहीं है ना कि 16 की करने की। यू कैन डू इट फॉर 10,000, देन यू कैन हैव अ लोड फैक्टर, आपका पता है, और फिर आप नया हैश मैप बना सकते हो। फिर लिंक्ड हैश मैप कब यूज़ करोगे, जब आपको इंसर्शन ऑर्डर करना है ना, या तो एक्सेस ऑर्डर करना है। इंसर्शन ऑर्डर और एक्सेस ऑर्डर का मतलब क्या है कि भाई हमको पता होना चाहिए कि कैसे कौन सी वैल्यू कहाँ इंसर्ट हुई है। तो ये कैसे होता है, ये होता है तुम्हारा क्यों यूज़ होता है, ये होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कैशे में। तो देखो, लीस्ट रिसेंटली यूज कैशे में मैं पहले बता दूंगा, मेरे को लगता है मैं इतना यार क्यों बोल रहा हूँ, बट ठीक है सुन लो, पता नहीं कोई लोग देखेंगे भी नहीं देखेंगे, बट कभी तो देखोगे। लीस्ट रिसेंटली यूज कैशे में आप पहले डब्ल्यू लिंक लिस्ट वाला यूज़ करते हो ना, हैश मैप और डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसमें आप सिर्फ लिंक हैश मैप यूज़ कर सकते हो कि भाई जो भी है उसको सामने डाल दो, तो वो उसका ऑर्डरिंग मेंटेन्ड है, तो रिसेंटली वही यूज़ हुआ है, और तो अपने आप वो जो रिसेंटली यूज़ हुआ है वो आते रहेगा। और आप जाके सिंपल चेक करोगे कि भाई इसका ये जो वैल्यू है उसको निकालो। मतलब जैसे मान लो आपकी वैल्यू 2 आई, वो पहले किसी इंडेक्स या किसी पॉइंटर 4 पे थी, है ना, फोर्थ ऑर्डर पे थी, फोर्थ को आपने गेट किया, मतलब रिमूव किया, उसको इंसर्ट कर दिया फर्स्ट में। तो ऐसे आप काम कर सकते हो। तो ये लिंक्ड हैश मैप के बारे में बात कर ली। ट्री मैप कब यूज़ करोगे, जब सॉर्टेड कीज़ हैं आपके पास। देखो, ट्री मैप कब यूज़ करते हो, जब आपको ना कुछ ऐसा दिया रहता है कि इवेंट्स आ रहे हैं आपके पास, है ना, काफ़ी इवेंट्स आ रहे हैं आपके पास, और आपको एक पर्टिकुलर जगह पे, है ना, आपको वो सारे इवेंट्स 60 सेकेंड्स के अंदर आपको इवेंट्स देखने, और आपको ऑर्डरिंग जो है वो सबसे मैक्स इवेंट की पहले होनी चाहिए, और मतलब सॉरी मिनिमम, हाँ मैक्स इवेंट की पहले होनी चाहिए और मिनिमम की नहीं। तो ऐसे आप जो है ट्री मैप यूज़ करोगे। इनम मैप में आपको फास्टेस्ट मिलेगा क्योंकि आप इनम की इसमें यूज़ करते हो। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो इनम रहता है, तो वो इम्यूटेबल रहता है, तो उसे होता है। देखो,
तो वही बोला कि आप हैश मैप को अगर प्री साइज कर दोगे तो आपका ओवरहेड रिड्यूस हो जाएगा। फॉर 1 मिलियन एंट्री विथ 0.75 लोड फैक्टर आप इनिशियलाइज कर दो विथ 1.3 मिलियन एंट्री से, ठीक है। तो बेसिकली आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब आते हैं जो मैं पहले बोल रहा था, कंकरेंसी। कंकरेंसी कंकरेंसी में क्या है, ऐसा क्या है कि हम इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। देखो, कंपेयर एंड स्वैप है, सिंक्रोनाइज बकेट है, फॉरवर्डिंग नोड है, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो कंकरेंसी में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो क्या होता है कि जावा 7 में क्या था कि एक जावा 7 ना एक री एंट्रेंट लॉक लगाता था पर सेगमेंट। ये एक नॉर्मल लॉक होता है जिसमें आप सिर्फ पूरे सेगमेंट को लॉक कर देते हो, और आपके पास 16 सेगमेंट्स होते थे। तो बेसिकली अगर आपको उस किसी वैल्यू पर राइट करना है तो आपको पूरा एक सेगमेंट लॉक करना पड़ता था। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि आप सिर्फ 16 कंकरेंट राइटर्स यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और सेगमेंट जो था वो एक मिनी हैश मैप था। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि काफ़ी कोर्स ग्रेन है ना, मल्टी कोर सीपीयू जहाँ पर 64 कोर्स हैं या उससे ज़्यादा कोर्स हैं, आप कैसे उसमें कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, एक समय पे ये सॉल्यूशन था। But now it became a problem when they got a new solution, right? So whenever you get a new solution, the old solution became the problem. So Java 8 में क्या हुआ, देखो Java 8 में आया हमारे पास कंपेयर एंड स्वैप। तो बेसिकली अगर एम्प्टी बकेट है तो तुरंत इंसर्ट कर दो, कोई टेंशन मत लो। एम्प्टी बकेट नहीं है तो क्या करो, पहले ही जो नोड है उस बकेट का, मतलब वो जो इंडेक्स है उसको, मतलब इंडेक्स ऑफ ज़ीरो को आप क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज कर दो। कि अब उस इंडेक्स ऑफ ज़ीरो के अंदर जितने भी नोड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि पहले तो एम्प्टी बकेट है तो कुछ सिंक्रोनाइज ही नहीं करना है। बट अगर नहीं है तो आप करोगे, ठीक है, कि भाई उसके अंदर कोई नोड है तो आप जाके चेक करो। अब ये बताओ कि तुम लोग ये सोचोगे कि अरे यार ये सब कैसे हो रहा है, मतलब कि भाई इतना ज़्यादा एम्प्टी बकेट में भी तो क्या बोलते हैं, दो तीन थ्रेड्स आगे काम कर सकते हैं ना अपना। नहीं, क्योंकि वो होता है वोलेटाइल। अब हम जो बनाते हैं हैश मैप की जो क्लास बनती है वह पूरी बनती है वोलेटाइल से। बेसिकली आपका जो हैश और जो की है वो तो फाइनल वेरिएबल रहता है, लेकिन जो वैल्यू है वो वोलेटाइल रहती है। इवन जो आपका टेबल है ना, बकेट टेबल है, वो भी वोलाटाइल कीवर्ड से ही मैप्ड होता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हम मेमोरी से ही करते हैं जो हमने यहाँ बात की है। तो जितने राइटर्स हैं उतने डिफरेंट बकेट बना सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो हमने पिछले बार में बात की थी कि हमारे पास साइज ही अगर की का क्या बोलते हैं 1 मिलियन, तो 1 मिलियन बकेट बने हैं। तो जिस जहाँ पर राइट करना है वहाँ पर जाके चेक करेंगे कि यहाँ पर वैल्यू है तो फिर जाके वहाँ पर लॉक लगाएंगे कि भाई तू नहीं कर सकता कुछ, बाकी सब नॉर्मल। अब कुछ ये देख लो, कंकरेंट हैश में बनते कैसे हैं। देखो एटॉमिक उसमें रहता है गेट और डिफॉल्ट। तो गेट और डिफॉल्ट में आपका फ़ायदा क्या रहता है कि एक नॉन ब्लॉकिंग रीड है, कि अगर कुछ है तो भेज दो, नहीं है तो भाई जीरो दे दो। एटॉमिक कंप्यूट करते हैं हम मैप डॉट कंप्यूट्स, ठीक है। अगर की वैल्यू पेयर में अगर वैल्यू नल है तो हम 1 दे देते हैं, अदरवाइज वैल्यू +1 दे देते हैं। तो ये भी कर सकते हो, गेट और डिफॉल्ट में भी आप +1 करते हो। बट कंप्यूट में आपका क्या होता है कि अब आप उस वैल्यू को इंक्रीमेंट बहुत ईजिली कर रहे हो। अब आता है कंप्यूट इफ एब्सेंट। तो सेफ लेजी इनिशियलाइजेशन के बारे में बात की है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें हम ये समझ रहे हैं कि वो वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। तो की है वो हिट्स है, तो वो वैल्यू है कि नहीं हम ये चेक कर रहे हैं। लेकिन इधर जो हम चेक कर रहे हैं, इधर हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई क्या वो की भी है कि नहीं। तो ये लेजी इनिशियलाइजेशन है। अगर है तो भाई इनिशियलाइज कर दो, अगर नहीं है, सॉरी है तो ऐड कर दो, नहीं है तो इनिशियलाइज कर दो, वही मतलब है। अगर की है तो ऐड करो, नहीं तो फिर इनिशियलाइज करके फिर इवेंट ऐड करो, ठीक है। अब मर्ज में भी सेम ही है, मर्ज में भी ये सब सेम है, बट वहाँ पे वो क्या करता है कि इंटीजर और सम करता है, ऐड 1 टू द एग्जिस्टिंग सेट एंड सेट्स 1 इफ एब्सेंट, ठीक है। पुट इफ एब्सेंट भी अच्छा है कि फर्स्ट राइट, अगर एब्सेंट है तो डालना है आपको, अदरवाइज नहीं डालना है। अब ये वैल्यू करना भूल जाना, तो ये मत करना। दूसरा चीज़, सी एम डॉट साइज जो है वो लॉन्ग एडर यूज़ करता है। तो कभी भी सी एच एम क्या है, सी एच एम मतलब कि कंकरेंट हैश मैप डॉट साइज मत यूज़ करना है, क्योंकि वो लॉन्ग एडर यूज़ करता है। तो आप यूज़ करोगे लॉन्ग इज इक्वल्स टू मैपिंग काउंट,
ठीक है, फॉर लार्जर मैप्स। तो ये काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे हिदायत दी गई है, ठीक है। तो अब आते हैं थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर पे। ओके, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझना, क्योंकि इसमें ही आपके काफ़ी क्वेश्चंस फंसे रहते हैं। तो अगर आप सिंपल सी बात करोगे, पहले हम टास्क फ्लो की बात करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखो, टास्क फ्लो में क्या होता है, टास्क आया, ठीक है, क्या टास्क आया तो हमने टास्क को सबमिट किया। क्या हमारे पास कोई भी कोर पूल अवेलेबल है? क्या हमारे पास कोई भी कोर पूल अवेलेबल है क्या? तो है, ये क्वेश्चन मार्क में यस या नो होगा। अगर यस है तो हम जाएंगे कि भाई चलो आप क्या करो, कोर क्रिएट कर दो, कोर थ्रेड को, उसको क्यू पे डाल दो। अब क्या क्यू फुल हो गया है? अगर क्यू फुल नहीं हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर क्यू फुल हो गया है तो हम उसको टास्क को क्यू करेंगे। नहीं, क्यू फुल नहीं हुआ है तो हम क्यू को टास्क करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक क्यू फुल नहीं हुआ था, अब हम एक मैक्स पूल में जाके चेक करेंगे कि भाई क्या नॉन कोर पूल बना सकते हैं, कि ये तो क्यू में तो हमारा कोर पूल चल रहे हैं, तो हम नॉन कोर में कैसे कर सकते हैं। तो उसमें चेक करेंगे क्या मैक्स पूल रीच हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो हम नॉन कोर बनाएंगे, अगर मैक्स पूल रीच हो गया है तो फिर हम बोलेंगे भाई रिजेक्ट कर दो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अब प्रॉपरली ट्यून पूल की बात करना है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करो कि आपका एक, आपके पास थ्रेड के काउंट जो है, कोर थ्रेड जो आपका है वो दो ही हो सकता है। तो आपका एक थ्रेड वन आया, उसने कोर थ्रेड वन ले ली, थ्रेड टू आया, उसने कोर, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कोर थ्रेड के काउंट, यार थोड़ा दिक्कत तो होना चाहिए, तो रहने दो, मैं फिर बता ही देता हूँ। कोर थ्रेड के काउंट जो है, मान लो ये एक थ्रेड है, ये दो थ्रेड है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये जो हमारे हैं क्यू फुल से, ये हमारे नॉन कोर थ्रेड है, ये कोर थ्रेड है। थ्रेड वन आया, कोर थ्रेड ले लिया, थ्रेड टू आया, कोर थ्रेड ले लिया, थ्रेड थ्री आया, बोला भाई कोर थ्रेड तो बिजी है तो आपको क्यू कर देते हैं, तो उसने क्यू पे गया, मैक्स पुल है तो उसने ले लिया अपना। थ्रेड थ्री नॉन कोर में चल रहा है, ये भी नॉन कोर में चल रहा है, ये भी नॉन कोर में चल रहा है। अब ये करते करते क्यूड हो गए, ठीक है। इसका एक और तरीका हो सकता है कि चलो अभी तो ये बात करते हैं, क्यू, ये सब क्यू हो गए, फिर क्यू भी फुल हो गया, तो अब ये काम खत्म। अब फिर थ्रेड सिक्स आया, ठीक है, तो समझ जाओ कि थ्रेड वन थ्रेड टू कोर पे चल रहे हैं, थ्रेड थ्री फोर फाइव जो है वो क्यू पे आ गए, क्यू की साइज थी फिल हो गई। अब सिक्स सेवन एट जो हैं वो आ जाते हैं नॉन कोर पे, वो चल लेते हैं। पर अब जो नाइन्थ थ्रेड आएगा वो बोलता है भाई क्यू भी फुल, कोर भी फुल, नॉन कोर भी फुल, मैक्स फुल भी खत्म, तो अब मैं क्या करूं, मैं मर ही जाता हूं, एक काम करती हूं, मर ही जाती हूं ठीक है, तो वही होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि नॉन कोर थ्रेड का काम रहता है मैं चलूंगा, जब तक जिएंगे तब तक चलेंगे वाला। तो फिर प्रॉपरली जो ट्यून्ड कोर पूल जो होते हैं, तो बेसिकली समझ जाओ कि जब भी कोई नया आप थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर बनाते हो तो उसके पांच मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला जो होता है वो बताता है कि कितने कोर थ्रेड्स होंगे, दूसरा बताता है कि कितने मैक्सिमम पूल साइज होंगे, तीसरा बताता है कि कितने दिन तक, कितने देर तक उसका टीटीएल होगा, चौथा बताता है उसका टाइम यूनिट, ठीक है, और पांचवा बताता है उसका कि वो क्या काम करेगा, वर्किंग क्यू रहेगी। ये हम देख लिया कि ब्लॉकिंग, लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू है, और इसने वैसे बना दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आपने ख़त्म कर दिया, बट यू कैन एक्चुअली पुट द टाइम यूनिट इन सेकेंड एज वेल। सो मोस्टली till यहाँ तक ख़त्म है, एंड देन दे हैव क्रिएटेड दिस न्यू थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर डॉट कॉलर रन पॉलिसी, दिस कॉलर बैक प्रेशर, कि भाई इससे ज़्यादा पे अपन काम वो कर देंगे। तो देखना कि कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू फिक्स थ्रेड पूल हम लोग बना लेते हैं, जो कि अनबाउंडेड लिंक ब्लॉकिंग क्यू करता है, मतलब कि वो मिलियंस ऑफ टास्क क्यू कर सकता है। तो हमेशा आपको बाउंडेड क्यू रखना है, वो आपने यहाँ पे डाल दिया है, और उसके अलावा आपने एक बैक प्रेशर क्यू भी बना दिया, ठीक है। तो ऐसे आपका पूरा काम होगा है। अब आप सोचो कि इतना करने के बाद अगर मैं बोलूँ कि अभी हमारा ख़त्म हो चुका है, तो मज़ा आएगा? तो वही है कि ये इतना सिंपल है कि आप आराम से कर सकते हो। अब अगर मैं ये पूरे चीज़ को आपको एक रेस्टोरेंट के एनालॉजी में बताऊं, तो ये समझ जाओ कि जो परमानेंट स्टाफ होता है ना, वो कोर थ्रेड होते हैं, कि उनको काम आ गया है
वो काम करेंगे, और वो क्यू जो होती है वो वेटिंग एरिया होती है कि उनको वो करेंगे, मतलब एड्रेस करेंगे। अब अगर अचानक से ऐसा हुआ कि भाई वेटिंग एरिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो हम एक रखते हैं कि एक टेम्प्रेरी स्टाफ रखते हैं, उनको नॉन कोर बोलते हैं, कि जब तक वो जैसी वेटिंग एरिया बढ़ गया, फुल हो गया, तब बुलाते हैं, हाँ भाई चलो इनको सब कुछ को ऑर्डर दो, टेक अवे वाला। फिर कीप अलाइव टाइम रहता है कि कब तक इन टेम्प्रेरी स्टाफ को रखना है, ठीक है। और मैक्सिमम रीच हो गया, बोलना भाई ख़त्म, आप टेम्प्रेरी स्टाफ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, आपको जाना पड़ेगा कस्टमर जी, वैसा। तो अब आते हैं हम लोग कंप्लीटेबल फ्यूचर नॉन ब्लॉकिंग एसिंग कंपोजिशन पे। कंप्लीटेबल फ्यूचर तो हमें समझ में आ गया। तो ये अब ये नॉन ब्लॉकिंग एसिंग कंपोजिशन क्या है? तो देखो, सिंपल सिंपल से पहले कीवर्ड समझो। सप्लाई एसिंग का मतलब कि आपका प्रॉमिस टाइप का हो जाता है कि वो सारा जो चीज़ है उसको अलग से सारा काम करेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि ये देन कंपोज एसिंग, है ना। देन अप्लाई और देन कंपोज का क्या अंतर होता है? देखो, देन अप्लाई जो है, ये जो है ना, ये एक आपका कंप्यूटेबल फ्यूचर पे रैप करता है रिजल्ट को, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी दिक्कत हो जाती है। और देन कंपोज क्या करता है, ये मैप, फ्लैट मैप का काम करता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपको एक तरीके से एक फ्लैटेंड आर्किटेक्चर देता है कि जस्ट कंप्यूटेबल फ्यूचर ऑर्डर्स। और देन अप्लाई करोगे अगर आप, तो आपको कंप्यूटेबल फ्यूचर, फिर कंप्यूटेबल फ्यूचर, फिर ऑर्डर देगा, तो दो बार आपको उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले हमने देन कंपोज किया, हमको फ्लैट मैप मिल गया। अब उसके ऊपर हमने देन अप्लाई किया कि पहले तो तुम यूज़र्स ले आओ, फिर तुम उनके ऑर्डर्स ले आओ, राइट। फिर तुम उनके ऑर्डर्स ले आओ, और उसके बाद तुम जाओ और उनको रिस्पॉन्स में करो। बेसिकली रिस्पॉन्स कहाँ पे आया, ये कि एनरिच विथ प्राइसिंग, ठीक है, ऑर्डर्स, और सब में एग्जीक्यूटर रखा हुआ है। फिर अगर एक्सेप्शन आया तो पाइपलाइन फेल हो गई, या टाइम आउट पे आप कर सकते हो, तो ये फेल फास्ट है, ये जावा 9+ से आया था। अब आते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन पे। तो हमने क्या किया, दोनों कंप्यूटेबल फ्यूचर पहले बना ली, उसके फैच यूजर असिंक और फैच ऑर्डर्स असिंक ले लिया, फिर कंप्यूटेबल फ्यूचर डॉट ऑल ऑफ किया। तो ऑल ऑफ में क्या है कि दोनों आएगा तभी हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जॉइन है, ये है। अब ये जॉइन जॉइन ब्लॉकिंग क्यों नहीं है? ये जॉइन ब्लॉकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पहले ही ये ले लिया है, फैच यूजर असिंक फैच ऑर्डर असिंक करके। बट आप बोलोगे, जब जब जॉइन ब्लॉकिंग ही नहीं है तो जॉइन रखने की ज़रूरत क्या है यहाँ पे, राइट। जॉइन का काम ही नहीं है फिर यहाँ पे, तो क्यों रखें हम? हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है ना, ये बोलता है थम्स अप, कि भाई मैंने ले लिया है। और आप बोलोगे ले लिया है तो फिर दो ना, तो बोलता हूँ तुमने पूछा हमसे, समझे। तो बेसिकली जॉइन विल से कि अब मैं उससे जाके डेटा लेके आता हूँ। तो बेसिकली फूफा के यहाँ से फोन आया, अरे फलाना सामान आ गया है, लेकिन फूफा पहुँचाने नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको आप खुद जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आप फिर ऑल ऑफ करके फिर रन करोगे, रन जो दिख रहा है देन रन, और फिर आप यहाँ पे जाके चीज़ें लेते हो। तो सीक्वेंशियल में आपने क्या किया? अभी बोलोगे कि इसका मतलब क्या है, इतना आप क्यों बता रहे हैं हम लोग इतना? देखो, सीक्वेंशियल और पैरेलल है। तो सीक्वेंशियल में क्या हुआ कि पहले आपने यूज़र निकाली, इसमें आपको 300 मिली सेकेंड लगे। फिर आपने ऑर्डर्स निकाली, इसमें आपको 300 मिली सेकेंड लगे या 400 मिली सेकेंड लगे। तो टोटल कितने हुए? 700 मिली सेकेंड। ओके, इसको आप समझो कि इंटरनल ऑपरेशन है, ज़्यादा नहीं लगा। इसमें क्या किया आपने, दोनों पैरेलल फैच की, तो जो भी मैक्स है इसका, मान लो 400 मिली सेकेंड्स वो आया, फिर आपने वो कर लिया, मतलब क्या बोलते हैं अपना 400 मिली सेकेंड्स का आपका टाइम आउट आया। बोलोगे वो क्या कर रहे हो, ठीक है, तो बीवी टेक काम मत करो। तो देन रन में आपने ये काम जो है ईजिली, तो आपने कितना सेव किया, आपने 300 मिली सेकेंड सेव कर ली। तो इसलिए, और यही बोला है कि हमेशा एक कस्टम एग्जीक्यूटर बनाओ, क्योंकि अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हो न्यू थ्रेड एग्जीक्यूटर, तो आपको फिर कॉमन पूल होता है जिससे, जो कि जेवीएम पूरा शेयर करता है। तो थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर हमेशा नया बनाओ, कोर पूल थ्रेड, क्यू साइज आपका, वो मैक्स पूल थ्रेड, आपका टाइम टू लिव, क्या क्यू यूज़ कर रहे हो, और एक स्पेशल तरीका मेरी तरफ से कि आप यहाँ पे एक बैक प्रेशर पॉलिसी भी दोगे। अब व्हाट causes deadlock and हाउ टू प्रिवेंट इट। तो कॉफमैन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, डिटेक्शन के बारे में बात करेंगे, लॉक ऑर्डरिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, डेडलॉक है क्या? डेडलॉक क्या है? डेडलॉक एक
क्लासिक पैटर्न है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि काम में फंसना। तो क्लासिक डेडलॉक का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर ए जो है वो लॉक ए को मतलब होल्ड करेगा और फिर बोलेगा नहीं यार हो लॉक तो पकड़ लिया, अब ना उधर वाला भी लॉक चाहिए मेरे को। अब बी बोलेगा नहीं उधर वाला लॉक तो हमारे पास है लेकिन हमको इधर वाला चाहिए। तो क्या है, दोनों ने एक एक गेट लॉक कर दिया, दोनों बीच में फंसे हैं बिकॉज वो गेट को निकाल के वो नहीं कर सकता, वो गेट को निकाल के वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका फिक्स क्या है कि इसका फिक्स ये है कि भाई लॉक ऑर्डरिंग आप कंसिस्टेंट रखो, ठीक है, कि भाई अगर मैं ए के बाद बी कर रहा हूं तो हमेशा मैं ए के बाद ही बी करूंगा, ठीक है, नॉट लाइक एनीथिंग एल्स। समझ गए? जैसे मान लो आप कमरे के अंदर हो तो पहले आप क्या करते हो, कमरे को अंदर से लॉक नहीं करते हो, कमरे को बाहर से लॉक किए और फिर आपने बाहर का दरवाज़ा लॉक किया। बाहर का दरवाज़ा आप उल्टा लॉक कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, किसी ने अगर बाहर का दरवाज़ा एक ने लॉक कर दिया, अब उसको और चाबी दूसरा उसको वो अंदर लॉक करना है, लेकिन अंदर वाले तो अंदर ही लॉक कर दिया है। तो जब तक अंदर वाला लॉक खोलेगा नहीं तब तक बाहर वाला नहीं खोलता। अब अंदर वाले को बाहर खोलने के लिए बाहर वाले के पास चाबी है। तो इतना कंफ्यूजन ना करके एक ही पैटर्न पे लॉक करो। जब आप घर का लॉक करते हो तो पहले क्या करते हो, पहले अंदर का लॉक करते हो, फिर बाहर के मेन गेट का लॉक करते हो, फिर बाहर के फिर सबसे मेन गेट का लॉक करते हो, और ये खोलते भी वैसे ही हो। तो वही ऑर्डरिंग हमेशा मेंटेन करना, ठीक है। फिर नेस्टेड लॉक मत करो। तो ये सब चीज़ें होती है। डेड लॉक प्रोडक्शन में काफ़ी हार्ड रहता है रिप्रोड्यूस करने का, क्योंकि तो आपको अनेबल करना पड़ेगा थ्रेड डम्स को और एनालाइज करना पड़ेगा जे स्टैक या जे एफ आर, ठीक है, जे स्टार नहीं जे एफ आर, वरना बोल दोगे क्या बोलते हैं तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। जे स्टार मुझे गाना गाया था, ओके लेट इट बी। लेट्स गो फॉरवर्ड। डेड लॉक, फोर कॉफमैन कंडीशन एंड प्रिवेंशन मैट्रिक्स, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो रिसोर्स जो है वो एक दूसरे हेल्ड कर रहे हुए, तो आपको हमेशा लॉक फ्री स्ट्रक्चर बनाना है, कंपेयर एंड स्वैप बनाना है, एटॉमिक वेट करना है, होल्ड एंड वेट जो हमने बात की थी कि होल्ड वन लॉक एंड वेट फॉर अनदर। सो ऑल एक्वायर ऑल लॉक्स ऑटोमेटिकली और यूज टाइम आउट, ठीक है। सारे लॉक्स को हमेशा करो या टाइम आउट यूज करो, ठीक है। तो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की हम बात करते हैं कि भाई एक थ्रेड एक बार में एक ही रिसोर्स करेगा ना, तो अब वो बहुत देर तक रख लिया तो आपके पूरे दिक्कत होगी। तो इसलिए आप एटॉमिक यूज़ करोगे या कंपेयर एंड स्वैप यूज़ करोगे, लॉक फ्री आर्किटेक्चर यूज़ करना है उस पर। फिर प्री एम्पशन, नो प्री एम्पशन मतलब कि आप फोर्सफुली टेक लॉक नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको ट्राई करना है लॉक टाइम आउट के लिए और फिर बैक ऑफ हो जाना है। तो बेसिकली अगर लॉक नहीं लगा तो निकल जाओ चुपचाप। सर्कुलर वेट लाइक जो हमने बात की कि ए के बाद बी, बी के बाद ए, तो ये मत करो। हमेशा एक ग्लोबल लॉक ऑर्डरिंग रखो। अब लॉक ऑर्डरिंग जो है वो बाय हैश वो प्रिवेंट करता है सर्कुलर वेट को। जैसे मान लो एक इंट है जिसने सिस्टम हैश कोड लॉक ए पे लिया है, लॉक बी पे लिया है, तो सिंक्रोनाइज्ड पे अगर करोगे तो आप बोलोगे कि अगर हैश जिसकी हैश बड़ी है वो लॉक वो लॉक लेके आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये भी एक तरीका है कि उसमें आप हैशिंग में फिर बना देते हो, मैक्स निकाल के आप काम करते हो। बट सिंपल सी बात ये है कि भाई जब भी लॉक यूज़ करोगे एक तरीके से आप टाइम आउट यूज़ करो, एटॉमिकली लॉक को एक्वायर करो, और दूसरा आप क्या बोलते हैं हमेशा टाइम आउट में रखो, मैं बोला फिर से, कंपेयर एंड स्वैप यूज़ करो, और सर्कुलर डिपेंडेंसी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है वही आ रही है, तो सारे में आप वही आंसर दोगे जो रियल लाइफ में होता है। अब आते हैं जावा गार्बेज कलेक्शन एल्गोरिदम में। जीवन रावण का भाई जो होता था और भाई नहीं था, सॉरी, विलन जो हीरो था, और जेड जी सी, ठीक है, पानी डाला हूँगा तो अगर आवाज़ आई होगी तो माफ़ करना। शेनन डॉ, ओके, इतना फालतू चीज़ें मत करो। एस टी डब्ल्यू, इसको बोलते हैं स्टॉप द वर्ल्ड पॉज। ये पैरेलल और सीरियल गार्बेज कलेक्शन बहुत होता था। कंकरेंट मेकिंग, मार्किंग नॉट मेकिंग, और फिर होता है एंड टर्न ट्यूनिंग फ्लैग्स। तो इतना अटका क्यों मैं, क्योंकि यार ये ना उतना ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, बट थोड़ा समझ जाओ। देखो, G1 GC जो है वो डिफ़ॉल्ट है जावा 9 से। ये क्या करता है, हीप को 2048 गेम होता था ना, उतने रीजन्स पे डिवाइड कर देता है। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपके पास काफ़ी रीजन होते हैं। अब रीजन क्या क्या होते हैं, 2048 में 1024 के आसपास तो ह्यूमोंगस ही होते हैं, और बाकी ईडन सर्वाइवर ओल्ड होते हैं।
अब मैं ना परेशान हो गया हूँ ये ईडन सर्वाइवर से। तो मैंने बोला कि आज एक बार में इसको ख़त्म ही करते हैं। तो ईडन जो होता है, मान लो नया बनाया बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है वो, मतलब बच्चा तो नहीं बोलोगे, मान लो कुछ भी नया है, ज़्यादा देर काम नहीं करेगा, बच्चा खिला रहे हो, रोने लग गया तो आप वापस मम्मी को दे देते हो। तो वही होता है कि भाई 80% ऑफ टाइम तो तुरंत वापस अपनी मम्मी को दे देते हो। अब बच्चा बड़ा हो गया, सरवाइव कर गया वो सारी चीज़ों से, तो उसमें अब उसमें दो होते हैं, ज़ीरो और वन, मतलब टीनेज और एकदम चौथी पाँचवीं का। तो चौथी पाँचवीं में क्या होता है कि एज उसका रहता है, वो आपके साथ जाएगा खेलेगा लेकिन वापस चला जाएगा। फिर वो बड़े होके आता है, फिर आपके साथ ज़रा घुल मिल जाता है। और जब वो एकदम बड़ा हो जाता, फिर बड़ा हुआ, फिर पीछे गया, तो बार बार अप एंड डाउन करता है। लेकिन जब वो 15 टीनेज पार होता है तब वो ओल्ड की कैटेगरी में आता है, लाइफ हिट करती है ना उसको। तो बेसिकली वही होता है कि पहले बच्चा हुआ, 80% जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहीं से निकल जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। ये 15 बाउंसर तक एक्चुअली सर्वाइवर में रहते हैं। और उसके बाद और ये S0 S1 में सर्वाइव करते रहते हैं। 15 के ऊपर हो गए तब ये जाते हैं ओल्ड पे। अब यहाँ पे मतलब भाई ठीक है, लंबा चल गए ये तो रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ये लोग होते हैं, ये मतलब बच्चा पैदा होते ही समझ में आता है कि ये भाई बड़ी खेत का बड़ी जाल की मछली है, ये यहाँ पे नहीं हो पाने वाली। तो ये डायरेक्टली ईडन से कूद के ह्यूमंगस में चले जाता है, और ये 50% रहता है, लार्ज जो भी आपके एरेज रहते हैं इसके उसके रहते हैं। तो समझ जाओ कि ये सब जो है वो माइनर जीसी में कवर हो जाते हैं, ये थोड़ा सा मेजर जीसी रहता है, एक्सपेंसिव रहता है, यहाँ पे स्टॉप द वर्ल्ड हो सकता है। और ये फिर इसको तो जीवन जीसी को ही करना पड़ेगा, सब कुछ देखना रहेगा। तो जो जीवन है वो कंप्लीट कर देता है मोस्ट ऑफ द गार्बेज विथ लीस्ट पॉज, गार्बेज फर्स्ट। कंकरेंट मार्किंग में आपको पता है कि आप लाइवनेस इन्फो देखते हो और कलेक्ट करते हो चीप रीजन फर्स्ट, है ना। तो इससे आपका काम होता है। और फिर ह्यूमंगस एलोकेशन हमने जो बता दिया है कि भाई ये 0.5 से ज़्यादा होता है, जितने भी रीजन है हर रीजन में वो रखेंगे। और फिर ये सीधा ओल्ड जन में चले जाते हैं, जिसे कहाँ स्टॉप द वर्ल्ड हो जाता है। इसको आप क्या कर सकते हो कि आप रीजन साइज को बढ़ा सकते हो ताकि आपका नॉर्मल रीजन्स पे ये ऑब्जेक्ट फिट हो सके। तो अगर मैं इसे फिर से सुनूंगा तो जो हीप रीजन साइज है XX-XX हीप रीजन साइज, ये प्रिवेंट करता है ह्यूमंगस फॉर 16 MB ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, क्योंकि 32 MB हमने लिखा हुआ है। तो कॉमन मिस्टेक क्या है, जीवन जो है वो ट्रीट करता है मैक्सिमम जी गार्बेज कलेक्शन पॉज मिलीज को एज अ गोल, नॉट अ गारंटी। समझ गए, एज अ गोल, ये मेरा गोल है, गारंटी नहीं है। तो ह्यूमंगस एलोकेशन बाईपास कर जाता है यंग जनरेशन को, और इसके कारण एक कॉमन लेटेंसी स्पाइक होती है। ओके, तो ये लिख रहा है मैक्सिमम जीसी पॉज मिलीज, राइट, ये एक गोल है, ठीक है। तो पॉज टाइम टारगेट जो सॉफ्ट गोल है। अब आप ही प्रीजन साइज को 16 मिलियन अगर रखे हो तो 1 MB से 32 MB रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये अराउंड 8 MB को प्रिवेंट करता है ह्यूमंगस को, ठीक है। फिर न्यू साइज परसेंट क्या है, 20, मतलब कि मिनिमम यंग जनरेशन का क्या है और मैक्सिमम यंग जनरेशन का क्या है, न्यू साइज परसेंट। फिर जीसी लाइफ थ्रेशोल्ड परसेंट क्या है, 85, मतलब कि कलेक्ट कर देगा ओल्ड रीजन को इफ 85% से ज़्यादा लाइफ वहाँ पे हैं तो। समझ गए। अब इतना करने के बाद ये सोचो कि भाई आता क्यों है ये यूज़ में। तो अब हम बात करते हैं काफ़ी कलेक्शंस की। तो पहले हम गार्बेज कलेक्शन मॉडल कौन से हैं, पॉज टाइम है क्या उनका, थ्रूपुट क्या है, हीप साइज क्या है, और यूज़ किस लिए होते हैं। तो पहले हम आते हैं, ऊपर से नहीं जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। पहले आते हैं पॉज टाइम में। देखो सीरियल गार्बेज कलेक्शन और पैरेलल गार्बेज कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्टॉप डबल पॉज आ सकते हैं। शेरन में 10 मिली सेकेंड्स होते हैं। आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इसमें आते हैं, ठीक है। जो आपके ZGC होता है इसमें 1 मिली सेकेंड से कम पॉज होता है। और जो जीवन जीसी है उसमें अराउंड 200 मिली सेकेंड होता है, तो ये ट्यूनेबल है। लेकिन इसके बारे में जब जाते हैं थ्रूपुट में, तो सीरियल गार्बेज कलेक्शन का थ्रूपुट बहुत कम होता है, फटाक से काम कर सकता है नहीं। वो वन होता है ना, एक एक करके करता है। पैरेलल का ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, बिकॉज पैरेलल काफ़ी ज़्यादा काम करता है। लेकिन स्टॉप द वर्ल्ड भी है। शेनन डॉ मीडियम है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका थोड़ा सा लोअर है बिकॉज इसकी पॉज टाइम कम है तो, और इसका थ्रूपुट सबसे ज़्यादा है किसका, G1 GC का। अब सी वापस हीप साइज में आते हैं। ऑब्वियसली हमको पता है सीरियल है, स्मॉल है, इसका कुछ भी हो सकता है, शेननडो का भी कुछ भी हो सकता है। और इसका हीप साइज 8 MB से 16 TB हो सकता है, और इसका ग्रेटर देन 32 GB होना चाहिए। लेकिन अब बोलोगे इतना करने के बाद क्या, क्यों यूज़ होते हैं? तो देखो, आपका सीरियल GC जो है वो माइक्रो कंटेनर्स, टाइनी हीप के लिए यूज़ होगा। पैरेलल GC बैच जॉब्स, थ्रूपुट फोकस के लिए यूज़ होगा। ओपन JDK के लिए यूज़ होगा, और जो भी लेटेंसी, ये ओपन JDK में है बेसिकली एक तरीके से। लो लेटेंसी ट्रेडिंग रियल टाइम में आपका ZGC यूज़ होगा। बैलेंस API सर्विसेज में आपका G1 GC यूज़ होगा। तो ये अपने को मेन आप बोल सकते हो कि भाई करना है। अब ZJC का फुल फॉर्म क्या है? ZJC का फुल फॉर्म है जेड गार्बेज कलेक्टर। ये एक स्केलेबल लो लेटेंसी गार्बेज कलेक्टर है। ये डिज़ाइन किया गया है ताकि आप फ्यू 100 MB से 16 TB तक कर सको, जिसके कारण पॉज टाइम बहुत कम करते हो, और ये सब काम को कंकरेंटली करता है। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन स्टेटस कब आया था, जावा 11 में आया था, और प्रोडक्शन रेडी हुआ JDK 15 पे। ठीक है, की टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होती हैं, ये लोड बैरियर्स और कलर्ड पॉइंटर्स यूज़ करता है ताकि वो ऑब्जेक्ट स्टेट्स को कंकरेंट कर सके। लार्ज मेमोरी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इंजन, ये सब के लिए यूज़ होता है। ओके, अब आते हैं आपके फेवरेट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्प्रिंग इंटरनल्स एंड डेटा एक्सेस। तो देखो, इसमें हम सीखेंगे कंडीशनल, मेटा INF, स्प्रिंग फैक्ट्रीज एंड ओवरराइड पैटर्न्स। अब लोग क्या है ये सब, आखिर इन्हें बोलते क्या हैं, है क्या ये सब? तो देखो, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप समझ जाओगे तो समझ जाओ। देखो, जब भी आप स्प्रिंग को स्टार्टअप करते हो तो स्प्रिंग जो है वो रीड करता है एक फ्लैट टेक्स्ट फाइल्स, जहाँ पे सारे ऑटो कॉन्फ़िग के कैंडिडेट्स होते हैं, और वो होती है मेटा INF स्प्रिंग ऑग डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट डॉट ऑटो कॉन्फ़िगर डॉट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉट इनपुट्स। ठीक है, यहाँ से वो रखता है, यहाँ पे सारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की एंट्रीज होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं डेटा सोर्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की। उसके पहले पानी डालने का आवाज़ अगर आएगा तो मुझे माफ़ करना, ASMR वीडियो नहीं है ये सब, ठीक है, बता रहा हूँ बस। अब देखो, एट डेट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आपने लगा दिया। कंडीशंस है, क्लास पे कंडीशन है, डेटा सोर्स का क्लास होना चाहिए, एम्बेडेड डेटा टाइप, डेटाबेस टाइप का क्लास होना चाहिए। ठीक है, ताकि ओनली एक्टिवेट करेगा अगर ये सारे क्लासेस जो हैं वो क्लास पाथ पे हैं। फिर कंडीशन ऑन मिसिंग बीन है कि अगर ये बीन डिफाइन आपने नहीं की है तो आप इसको डिफाइन करो। अनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ है कि ये सारी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ को एक वैल्यूज़ को एक टाइप्ड कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट में बाइंड कर देगा। ठीक है, और किसकी, डेटा सोर्स प्रॉपर्टीज और क्लास की। फिर इंपोर्ट करेगा दो अलग अलग चीज़ों को। अब देखो, आप बोलोगे भाई ये तो मतलब क्या, मतलब ये कि अगर ये नहीं है तो ये बना दो, अगर ये है तो छोड़ दो, कंडीशन सही है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि डेटा सोर्स को मैं एक बीन बना दूंगा। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ मिसिंग बीन है डेटा सोर्स डॉट क्लास का, अगर ये क्लास नहीं है तो ये बना दो। तो मैंने बना दी बीन, तो अब ना ये वाली बीन लेगा, न्यू हिकारी डेटा सोर्स, ये XA डेटा सोर्स नहीं लेगा। तो यही एक तरीके से इनका मतलब है, समझ में आया? आपने अगर बना दिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो मैं अपना डिफ़ॉल्ट लेके चलूँगा। प्रो टिप क्या है कि आप डीबग फ्लैग से रन कर सकते हो ताकि आपका ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट आए, जहाँ कॉन्फ़िग मैच हुआ, कहाँ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उस चीज़ को लेके। अब स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल देखो, इंस्टेंशिएट होता है, इंजेक्ट होता है, इनिट होता है ना, फिर यूज़ होता है, और फिर डिस्ट्रॉय होता है। पहले क्या हुआ, पहले हुआ आपका इंस्टेंशिएट, कंस्ट्रक्टर कॉल हुई, और कोई भी आपका क्या बोलना चाहिए उस तरीके से, किसी भी तरीके से आपका कोई डिपेंडेंसी अभी बनी नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल हुई है, इंस्टेंशिएट हो गया है। फिर आपने प्रॉपर्टी इंजेक्शन चालू की, ऑटो वायर किया, क्या आपने कंस्ट्रक्शन से ऑटो वायरिंग की है, कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन कैसे किया है, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद आपका बीन नेम अवेयर हुआ, बीन फैक्ट्री अवेयर हुआ,
कौन कौन से कॉल बैक इंटरफेसेस हैं वो सब इन्वोक हुए। फिर आपने पोस्ट कंस्ट्रक्शन या इनिशियलाइज किया बिन को, जो भी आपकी इनिशियल लॉजिक थी वो हुई, और यहाँ पे आपने वैलिडेशन किया कॉन्फिग फाइल को। फिर अब आपके बीन यूज़ पे हो गए हैं, अब आपकी सारी चीज़ें हो रही है, सर्विंग हो रही है, रिक्वेस्ट की सब कुछ हो रहा है। उसके बाद आता है आपका प्री डिस्ट्रॉय। प्री डिस्ट्रॉय करने के पहले आपको कुछ काम करना है, कोई कैशे को बंद करना है, रिसोर्सेज को क्लोज करना है, वो सब आप कर सकते हो। तो इंस्टेंशिएट में आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, फिर आपने प्रॉपर्टी इंजेक्ट की, फिर आपका बीन इंस्टेंशिएट हुआ, फिर आपने पोस्ट कंस्ट्रक्ट किया, फिर आपने बीन चलाया, और फिर आपने डिस्ट्रॉय किया। तो नीचे वाला तो बहुत सही है, यहाँ भी सही है। प्रॉपर देखो, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंट होगा, फिर जो हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं उसमें हो गया। अब प्रॉपर्टीज़ जो भी थी ऑटो वायरिंग में, जो भी आपने कॉम्पोजिशन ली थी वो होंगी। कॉम्पोजिशन लेने के बाद अब आपके जो सारे कॉम्पोजिशन, जो भी क्लासेस हैं, पोजोज हैं, बीन्स हैं, वो सब अवेयर होंगे। अब उसको इनिशियलाइज करने के पहले आपने कुछ किया था वो होगा। उसके बाद आपका होगा सारी इन एक्शन बीन्स इन यूज़, और फिर आपकी प्री डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, काफ़ी मज़ा आया समझ के। तो अब ये भी समझ लो, हमने एक कैशे सर्विस बनाई है दोस्तों। कैशे सर्विस ने हमने इम्प्लीमेंट किया है इनिशियलाइजिंग बिन और डिस्पोजेबल बिन को। फिर हमने एक प्राइवेट कैशे क्लाइंट लिया है, और हमने ऑटो वायर कर दिया है कैशे सर्विस को, जो कि कैशे क्लाइंट पकड़ता है और वहाँ से उठाता है। और हमने पोस्ट कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ है कि पोस्ट कंस्ट्रक्ट में ये है कि पहले तो आप पिंग कर दो और चेक कर लो कि भाई डाउन तो नहीं है, डाउन हुआ तो फिर काम खत्म ना। और डिस्ट्रॉय में हमने फ्लश एसिंक और ज्वाइन कर दिया। अब देखो बीन स्कोप। बीन स्कोप में सिंगलटन है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिंगलटन यूज़ करोगे। ठीक है, प्रोटोटाइप है, न्यू इंस्टेंस पर इंजेक्शन पॉइंट है, रिक्वेस्ट है, सेशन है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिंगलटन यूज़ करोगे। तो इंजेक्टिंग प्रोटोटाइप बीन इनटू सिंगलटन डजंट वर्क एज एक्सपेक्टेड। तो आपको ऑब्जेक्ट प्रोवाइडर और एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन उस समय यूज़ करना है। ओके, इतना है, इतना आ गया, फाड़ दोगे इंटरव्यू में। फिर आते हैं हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन स्प्रिंग में। देखो, ट्रांजैक्शन के बहुत चीज़ें होती हैं, तो ट्रांजैक्शन और चीज़ों को आप समझते हो नहीं समझते हो, बट इसको मैं आज आपको इतने तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ट्रांजैक्शनल में बहुत सारे प्रोपोगेशंस होते हैं। पहला होता है रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड में होता है आप लिखोगे यस या नो। अगर आप यस करोगे रिक्वायर्ड में, तो वो ये बोलेगा कि भाई ज्वाइन कर ले एग्जिस्टिंग को। नो करोगे तो नया कर देगा स्टार्ट। ये स्टैंडर्ड सर्विस मेथड्स है। रिक्वायर्स न्यू मतलब हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन T1 हो रहा है ये T2 करेगा। अगर T1 फेल भी हो गया तो T2 जो है वो चलना चाहिए। क्यों होता है? ऑडिट लॉग के लिए होता है ना, कि भाई आपको अगर आगे जाके T1 फेल हो गया तो कम से कम मैंने यहाँ तक का तो ऑडिटिंग कर चुकी थी। फिर आता है नेस्टेड। तो देखो, पार्शियल रोल बैक के लिए होता है कि भाई आपने यहाँ पे एक स्मॉल ट्रांजेक्शन की, वो चला और ये आगे बढ़ गया। तो इसमें लोग भाई इसमें और पहले में क्या अंतर है? देखो, इसमें ये पूछता है, इसमें पूछता नहीं है, और ये अंदर से ही काम कर लेता है कि अगर ये नोटिफिकेशन मान लो है ना, कि आपने ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर है, पेमेंट है और नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को आप नेस्टेड में करोगे। ठीक है, कि भाई ये अगर फेल भी हो गया तो हम एक क्यू में डाल देंगे भाई ये फेल हो चुका था, बट हमारा पेमेंट तो हो चुकी है। नोटिफिकेशन गया नहीं गया वो बात की बात है। नोटिफिकेशन में क्या, मेल, SMS, ये सब के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोर्ट्स, जॉइन इफ एग्जिस्ट एल्स नॉन ट्रांजेक्शनल। तो ये सपोर्ट मतलब कि अगर कुछ है तो मैं सपोर्ट कर दूंगा, नहीं है तो फिर मैं नया बनाऊंगा। तो रीड ऑनली के लिए होता है यूज ये। नॉट सपोर्टेड भाई कैशिंग लेयर के लिए, कि भाई आप नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत बताया मैं। अगर ट्रांजेक्शन है तो फिर आप उसी में चल लो, नहीं तो ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर आप क्या बोलते, रीड ऑनली, मतलब फिर नॉन ट्रांजेक्शन वाला ले लो, रीड है ना तो उसके लिए। फिर वैसे ही आपका नॉट सपोर्टेड है। नॉट सपोर्टेड मतलब भाई कैशिंग लेयर है, चुपचाप जाके नॉन ट्रांजेक्शनल लेके आओ। नेवर मतलब कि अगर गलती से तूने ट्रांजेक्शन लाया यहाँ पे तो मैं बोल दूंगा कि भाई गलत। तो हमेशा इसलिए प्योर रीड ऑपरेशन जो होते हैं वो विदाउट ट्रांजेक्शन होता है ना। तो मैंडेटरी क्या है? मस्ट हैव एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, अदरवाइज हम थ्रो करेंगे एरर। तो इसमें मैंडेटरी है, नेवर और मैंडेटरी में यही फ़र्क है ना सीधा, कि भाई मैंडेटरी में होना ही चाहिए, नेवर में होना ही नहीं चाहिए। अब आते हैं किसी और चीज़ में। किस में आएंगे?
कि क्लासिक गॉचा एंड आइसोलेशन लेवल क्या होते हैं। देखो सुनो, सब अच्छे सुनो, सांस ले लो, बहुत लंबा आ चुके हो पर सांस ले लो। सेल्फ इनवोकेशन, प्रॉक्सी जो है वो बाईपास हो जाती है। सेल्फ इन्वोकेशन क्या है? सेल्फ इन्वोकेशन क्या है? सेल्फ इन्वोकेशन मतलब कि आपने एक ऑर्डर सर्विस बनाई, उसके अंदर एक प्लेस ऑर्डर लिखा और आपने बोला प्लेस ऑर्डर के समय मैं वैलिडेट भी कर दूंगा और सेव भी कर दूंगा ऑर्डर को। लेकिन ये सेव ऑर्डर जो था वो ट्रांजैक्शनल में था। तो यहां तो आपने सेव ऑर्डर कॉल कर दिया ना विदाउट ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए आप क्या करोगे? या तो आप सेल्फ इंजेक्ट करोगे या तो आप स्प्लिट करोगे इनटू सेपरेट स्प्रिंग विंग। देखो लास्ट वाले में कई सारे स्लाइड में मैंने ये आपको फिक्स बताया नहीं था, इस बार मैं वो गलती करूंगा नहीं। ये इसको बोलते हैं सेपरेट बीन से। तो आपने एक अलग से ऑर्डर सेवर की बीन बनाई, ये क्लास बनाई आपने अलग से, उसमें आपने डॉट सेव ऑर्डर किया या जेपी रिपोजिटरी पर डॉट सेव ऑर्डर किया, तो यहाँ पे ये पूरा आपका फिर अलग से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या करोगे आप? सेल्फ डॉट सेव ऑर्डर कर दो। ऑर्डर सर्विस में आपने सेल्फ बना दी ताकि फट से वो ट्रांजेक्शनल पे काम कर पाए। तो ये दो तरीके हैं। अब आइसोलेशन लेवल पे जाते हैं। रीड अनकमिटेड में आप डर्टी रीड अलाउ करोगे, जिसके कारण इशू होता है। रीड कमिटेड में कोई डर्टी रीड्स नहीं है, बट फैंटम्स पॉसिबल है, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें आ सकती हैं। रीड रिपीटेबल रीड मतलब कि नो डर्टी नॉन रिपीटेबल रीड, तो ये माई इनोडीबी का डिफॉल्ट रहता है। सीरियलाइज मतलब फुल आइसोलेशन है भाई, सब कुछ एकदम एनक्रिप्टेड डिक्रिप्शन हो रहा है लेकिन बहुत स्लो रहेगा। तो रीड ऑनली आपको ट्रू करना है, ठीक है। हाइबरनेट फ्लश मोड को नेवर करना है ताकि आपका ऑप्टिमाइज हो जाए। तो ट्रांजेक्शन में रीड ओनली ट्रू कर दो। कॉमन मिस्टेक क्या है कि ट्रांजैक्शनल ओनली वर्क्स ऑन स्प्रिंग मैनेज बीन्स वाया प्रॉक्सी, सो कॉल्ड फ्रॉम विद इन द सेम क्लास बाई पासेज द प्रॉक्सी एंटायरली, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ करना, सेल्फ यूज़ करना। अब आते हैं डेटाबेस कनेक्शन पूलिंग। कभी अगर स्प्रिंग नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आएगा तो फट जाएगी या फंस जाओगे दोनों में से कोई एक होगा। तो उसी को करते हुए हिकारी पढ़ेंगे, कंकरेंट पूलिंग, पूल साइज फॉर्मूला पढ़ेंगे और लीग रिलेशन पढ़ेंगे। तो देखो ये काफ़ी अच्छा इस पे ब्लॉग था, तो वो मैं बताता हूँ। तो पूल क्यों चाहिए आपको? देखो बिना पूल के क्या होगा कि आप रिक्वेस्ट आएगी, आप कनेक्शन बनाओगे, आप क्वेरी करोगे, आप क्लोज करोगे। रिक्वेस्ट आएगी, कनेक्शन बनाओगे, क्वेरी करोगे, क्लोज करोगे। कितने बार कनेक्शन? हर क्वेरी पे कनेक्शन बनाओगे। तो आप क्या करते हो? आप एक रिक्वेस्ट कनेक्शन पूल ले लेते हो, इसको बोलते हैं हिकारी कनेक्शन पूल। तो ये जैसे ही कोई ऐप स्टार्ट होता है तो ये प्री क्रिएट कर देता है सर्टन कनेक्शन पूल को और कनेक्शंस को ओपन रखता है। अब हिकारी फास्टेस्ट क्यों है? क्योंकि इनके पास एक कंकरेंट बैग होता है, तो थ्रेड रहता है, ये कनेक्शन को यहाँ से लेता है विदाउट लॉकिंग, क्योंकि ये कंपेयर एंड स्वैप बेस्ड है, सेम है जैसे कंकरेंट हैश मैप है। कोई री एंट्रेंट लॉक नहीं है गेट कनेक्शन के लिए, ऐसे हमारे पास C3 या DP में था। अब ये क्या है? ये दोनों ओल्डर जावा बेस्ड कनेक्शन पूलिंग लाइब्रेरी हैं, ठीक है, इतना ही समझो। प्रॉक्सी रैपिंग होती है, बाइट कोड जनरेशन होता है। बाइट कोड ट्रिक्स क्या होता है? कनेक्शन जैसे ही क्लोज होता है तो प्रॉक्सी जो है वो रिटर्न हो जाता है पूल में एट अ नॉन जीरो ओवरहेड। अब इसमें पूल साइजिंग फॉर्मूला बताया है आपको कि क्या है, कनेक्शन जितने भी हैं CPU कोर्स इंटू 2 प्लस डिस्क स्पिंडल रेट। मतलब कि अगर आपका CPU कोर 4 कोर की मशीन है तो 2 + 1 तो 9 कनेक्शन रहेंगे, जो कि ऑफ एंड इनफ रहते हैं। इनपुट आउटपुट के लिए आप 10 से 20 ले सकते हो। अब अगर इसका ये मतलब नहीं है कि जितने आपके क्या बोलना चाहिए, जितने भी आपके कनेक्शंस हैं उतना फ़ायदा होगा, वैसा नहीं है, ठीक है। बोलने का क्या मतलब है कि जितने भी आपके कनेक्शंस हैं उतना ज़्यादा फायदा, क्योंकि क्या होता है DB के पास 5 से 10 MB रैम रहता है पर कनेक्शन का। जितना ज़्यादा आप कनेक्शन में कंटेक्स्ट करोगे उतना दिक्कत होगा। तो आप कर क्या सकते हो? आप कुछ चीज़ें रख सकते हो, जैसे मैक्सिमम पूल साइज लिख सकते हो, मिनिमम आइडल टाइम लिख सकते हो, मैक्सिमम लाइफ टाइम लिख सकते हो, आइडियल टाइम आउट लिख सकते हो, लीड डिरेक्शन लिख सकते हो, पूल नेम लिख सकते हो। देखो मैक्सिमम पूल साइज, कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस आप मैक्सिमम रख सकते हो। मैक्सिमम आइडल, आइडल मतलब क्या है कि प्री वॉर्म चीज़, मान लो नाइट में हमको लगता है कि नेटवर्क कम आ रहा है, फिर भी हमें 5 कनेक्शन मिनिमम रखने हैं अलाइव।
टाइम आउट, हर कनेक्शन का कितना टाइम आउट होना चाहिए, हर आइडियल टाइम आउट कितना हो, जैसे आइडियल हुआ तो उसको रिलीज कर देना चाहिए भाई, अब उसको वापस ले आओ पूल पे। फिर हर पूल का मैक्सिमम लाइफ टाइम होना चाहिए कि इसके पहले डीबी पकड़े इसे, हम ही पकड़ लेते हैं, ठीक है, और हम इसको वापस रिस्पॉन कर देते हैं। लीक डिटेक्शन होना चाहिए कि भाई अगर इसे 5 सेकंड ज़्यादा इसको होल्ड किया गया तो लीक होना चाहिए, ये डैव रहता है, ठीक है। बेसिकली अलर्ट कि भाई कहीं पकड़ा ही तो नहीं गया ऐसा वाला काम, कि मतलब कहीं वापस तो नहीं आया, वापस नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगी ना, हमजा अभी वापस नहीं आया तो क्या होगा था। मैक्सिमम लाइफ टाइम मस्ट बी लेस देन योर डीबीज वेट टाइम आउट, सबसे मेन चीज़। माई SQL का डिफॉल्ट 8 आवर्स है, हम 3 मिनट 30 मिनट सकें, अदरवाइज ये सब इश्यूज होंगे आपको। अब आते हैं API रेट लिमिटिंग में। ओ भाई साहब कहाँ पहुँच गए हम, API रेट लिमिटिंग में आते हैं। देखो API रेट लिमिटिंग में दो तरीके के रेट लिमिटिंग होते हैं, टोकन बकेट और स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। टोकन बकेट में होता है कि आप एक फिक्स बकेट रखते हो और वो रिफिल करता है R/सेकंड पे। तो इसमें क्या होता है कि आप n टोकन्स तक बर्स्ट ले सकते हो, उसके बाद स्मूथ रहता है। इसमें पेमेंट एंड पॉइंट्स, यूज़र फेसिंग API इसमें अच्छा रहता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, धीरे धीरे आप कर सकते हो। इसमें क्यों फ़ायदा है, क्योंकि भाई आपको कुछ भी चीज़ आपसे खोएगी नहीं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम फेंक नहीं रहे हैं, थोड़ा सा प्रोसेस धीरे होगा। बट अगर आपको, अब इसमें भी क्या हुआ कि आपने अगर गलती से 500 रिक्वेस्ट डाल दी तो टोकन बकेट में तो होगा, बट ठीक है 500 अगर पेमेंट रिक्वेस्ट है तो हम करेंगे ना प्रोसेस, क्या प्रॉब्लम है। बट अगर 500 पेमेंट की रिक्वेस्ट नहीं है, टाइम पास की रिक्वेस्ट है, स्क्रैपर्स हैं ये सब है, तो क्या, तो आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट को काउंट करते हो एक रोलिंग टाइम विंडो पे, और हर पर्टिकुलर उस पर एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फ्लेक्सिबल साइज होनी चाहिए। थोड़ी मेमोरी ज़्यादा रहती है, बिकॉज आप यूज़र लॉग लगाते हो, पर यूज़र के लिए भी आप कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसमें। और बट होता क्या है, आप यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट रेट एनफोर्समेंट ले रहे हो और अब्यूज कर रहे हो प्रिवेंशन को। अब बोलोगे भाई डिस्ट्रीब्यूटेड रेट लिमिटिंग में हम रेडिस यूज कर देंगे, रेडिस में हमेशा वो होता है कि काउंट एंड अपडेट, कि पहले आप इंक्रीमेंट करते हो फिर काउंट करते हो, राइट। तो वो नया करते हुए क्या करोगे, वो ना करते हुए आप यूज करोगे रेडिस लुआ स्क्रिप्ट। रेडिस लुआ स्क्रिप्ट ऐसा क्या है, क्यों इतना फायदेमंद है। देखो लुआ रेडिस जो है वो सिंगल नोड है, तो स्क्रिप्ट को एक सिंगल इंस्टेंस ही लेता है, ठीक है। बट अगर आप विदाउट स्क्रिप्ट लोगे तो उसमें वो क्या करता है कि उसको मल्टीपल, वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है, तो उसमें इशू होता है। जैसे इसमें देखो की है, लिमिट दे दिया है, विंडो दे दिया है, तो एक पूरी बना के एक तरीके से ये एक बनती है। जब भी आप लुआ स्क्रिप्ट लिखते हो उसमें आप की, लिमिट और विंडो तीनों डालते हो। अब देखता है कि अगर काउंट कॉल किया इंक्रीमेंट करके और फिर चेक करता है अगर करंट 1 है तो बोलता है कि भाई अगर 1 है तो फिर इसकी एक्सपायरी डालो, की डालो, और जो भी विंडो में एक्सपायर हो रही है उसको डाल दो। अगर नहीं है तो आप काउंट रिटर्न करते हो कि भाई इसकी काउंट ज़्यादा हो गई है। तो बेसिकली काउंट में आप, ये स्क्रिप्ट बनी, इसमें आपने रेट बनाया इस पर्टिकुलर की के लिए, लिमिट जो है 100 है और विंडो जो है वो 60 है, जो रेट लिमिटिंग आपने लिखी, रेट लिमिटिंग की लिमिट है ये। और काउंट आपने फिर इंक्रीमेंट किया INCR से डॉट कॉल करके, काउंट 1 है तो आप आपने डाल दी कि भाई ये जो फर्स्ट रिक्वेस्ट सेट हो गई है, हमने डाल दिया है, अब जो एक्सपायरी है वो इस की के लिए 60 सेकेंड में होगी। अब उसके बीच में काउंट अगर आते गया तो काउंट इंक्रीमेंट करके आप डालते जाओगे, 100 पहुंचा तो दिक्कत है। ओके, तो ये देख ही लो, यहाँ पे हम बता ही रहे हैं, की बना दिया, क्लाइंट आईडी बना दी, और यहाँ पे हमने करेंट टाइम और मिलिस दे दी, और इसको हमने एक तरीके से लॉन्ग काउंट करके यहाँ पे दे दिया, एग्जीक्यूट कर दो भाई स्क्रिप्ट को की बना के 100 और 60 में, और अगर की 100 से ज़्यादा है तो हम एरर फेंक देंगे, नहीं तो नहीं फेंकेंगे। बेहतरीन। तो अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग विथ रेडिस से। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, और मैं एक रेडिस का कैशे का पूरा एक वीडियो भी लेके आऊंगा, बट अभी डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग समझ जाओ, ठीक है। नाउ कैशे असाइड एंड इविक्शन पॉलिसी, सीरियलाइजेशन एंड कैशे स्टैम्पिड। इतना कुछ सुन के घबराना मत, बहुत सही सही तरीके से समझने वाले हो। देखो राइट थ्रू और कैशे असाइड और भी होते हैं, बट ये मेन दो होते हैं। कैशे असाइड में कि भाई कैश को साइड में रख दो और अब बात करो। तो बेसिकली मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई, क्या वो रिक्वेस्ट कैश में एंट्री है तो मैं उसको भेज दूंगा, नहीं तो मैं राइट करके फिर वो कैश में अपडेट करके फिर भेजूंगा। सिंपल, करेक्ट। रिक्वेस्ट आई, कैशे में चेक की है तो भेजो, नहीं है तो फिर क्या करो,
यूज़र प्रोफाइल से अब कैश डीबी हिट करो और यहाँ पे काम करो। बोलोगे यार, और फिर राइट थ्रू, अब क्या करो भाई, एंट्री है नहीं है, पहले राइड करो, फिर सेट करो और फिर भेजो। तो इसमें क्या हो रहा है, हर राइट में आपकी रीड हो रही है। तो बोलोगे यार इसमें क्या अंतर हो रहा है, इसमें बस अंतर ये हो रहा है कि राइट जब आप रीड कर रहे हो, है ना, तो रीड कर रहे हो तो कैशे ओल्ड भी वैल्यू आ सकता है, बट अगर राइट थ्रू कर रहे हो तो आप हर समय ये मेक श्योर कर रहे हो कि रीड हो या राइट हो, आप अपडेट कर रहे हो वैल्यू को, एवरी राइट में आपने अपडेट किया हुआ है। अब इसको समझो अच्छी तरीके से कि जैसे आपका हिट हुआ तो आप कैशे रीड कर दोगे, भेज दोगे, राइट में ही होता है। अब सिंपल सा एग्जांपल है, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कैशे साइड में जब भी मैं राइट करूंगा तब मैं उस समय अपडेट कर दूंगा, लेकिन जब मैं रीड करूंगा तो मैं नॉर्मल रखूंगा। तो आप कैशे साइड ही यूज़ करोगे, बट उसमें आप एक तरीके से थोड़ा सा सेमेंटिक काम कर सकते हो कि भाई इस यूज़र आईडी के लिए अगर कुछ राइट हो रहा है फिर से, तो मैं अपनी टीटीएल चेंज करके वापस वैल्यू को चेंज कर दूंगा। अब कुछ चीज़ें होती है कि भाई अचानक से अगर क्या बोलते हैं खतरनाक चीज़ें हो गई तो क्या करोगे, मतलब थंडरिंग हर्ड हो गया, 100 थ्रेड जो है उन्होंने कैशे ही मिस कर दिया, 100 डीबी क्वेरीज हो गई। नहीं होती ऐसे भाई, ये सब चीज़ों को समझना है। इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट कोएलिसिंग या नेटवर्क पार्टिशनिंग। आप लॉक बेस्ड पार्टीशन करते हो कि भाई एक रिक्वेस्ट जाएगी, वो लॉक लगाएगी और वो आके वह पहले कैशे की वैल्यू एंट्री करेगी उसी की के लिए, और फिर हम बाकी काम करेंगे। अब जो कैशे स्टैम्पीड प्रिवेंशन का जो है वो कैसा है, आप रेडिसन डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक यूज़ कर सकते हो। देखो, आर लॉक यूज़ किया, डॉट गेट लॉक आपने लगा दी, ट्राई लॉक किया, 100 मिली सेकेंड तक होल्ड करेगा, मैक्सिमम आप 500 कर सकते हो। यूज़र प्रोफाइल में की अगर कैशे नहीं है तो पॉपुलेट करेगा यूज़र आईडी को, कैशे को, और फिर अनलॉक करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि थ्रेड 1 पहले लॉक लगाया, अगर कैशे में वैल्यू नहीं है तो पॉपुलेट किया कैशे को, ठीक है, और उसके बाद वो जाके अनलॉक किया, अगर कैशे में वैल्यू है तो पट से वो रिटर्न कर देगा कैशे को। तो हर थ्रेड लॉक करता है, तो इससे तुम्हारा काम बन जाता है। ओके, अब जब थ्रेड 1 रिलीज करेगा चेक कैसे हिच, तो यहाँ पे आप एक तरीके से लॉकिंग यूज करते हो। अब आते हैं आइडम पोटेंसी की। जितने भी पेमेंट एपीआई है, जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी जहां पे भी आपका आता है एग्जैक्टली वंस, है ना, सारे तो बोलते हैं एट मैक्स वंस, तो कभी बोलते ही नहीं है, एटलीस्ट वंस बोलते हैं, एक बार तो भेजेंगे। कोई बोलता है नहीं हम तो एग्जैक्टली वंस भेज के दिखाएंगे। वो कैसे होता है, वो होता है आइडम पोटेंसी इन एपीआई से। सो आइडम पोटेंसी की डी डुप्लीकेशन, स्टोरेज, पेमेंट प्रोसेसिंग, ये सब के बारे में बात करेंगे। देखो, आइडम पोटेंसी, डिज़ाइन पैटर्न्स और कोड, इतना कुछ लिखा हुआ है, उसको सिंपल से अगर मैं बताऊं, हमने, तो देखो, यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने पेमेंट की $100 की, रिक्वेस्ट गया, नेटवर्क टाइम आउट हो गया, क्या पेमेंट गई कि नहीं गई? यूज़र ने बोला यार पेमेंट तो नहीं गई लगता है, फिर से भेज देता हूँ, 2 बार पेमेंट हो गई, काम एक ही हुआ। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम लेते हैं आइटम पोटेंसी की, जो एक क्लाइंट जनरेटेड यूयूआईडी रहती है, जो कि हर रिक्वेस्ट के साथ उसके हेडर पे आती है, ठीक है। अब अभी कोई भी रिक्वेस्ट खोलना, उसमें जाके देखना HTTP हेडर्स में एक आइडम पोटेंसी की रहेगी। अब रिक्वेस्ट हेडर पे रखी आपकी वो, फिर रिक्वेस्ट बॉडी हुई, है ना, फिर आप चेक करते हो आइडम पोटेंसी की को किस पे, आप चेक करते हो रेडिस पे कि क्या ये पेमेंट एग्जिस्ट हो रही है। अगर हो रही है तो आप रिटर्न कर देते हो रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर कंकरेंट डुप्लीकेट प्रोसेसिंग के लिए आप लॉक भी करते हो कि भाई अगर पेमेंट आइटम पोटेंसी के लिए है तो लॉक कर दो, उसमें कोई डुप्लीकेट प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। डबल चेक करोगे आफ्टर लॉक एक्वायर्ड, सो एग्जिस्टिंग है तो फिर, और फिर एग्जिस्टिंग अगर नल है तब आप रिस्पॉन्स एंटिटी ओके रख दो। तो ये 2 लॉकिंग होती है ना। पहले आप लॉक वैल्यू करोगे, फिर लॉक वैल्यू को फिर चेक करोगे एग्जिस्टिंग से, ओके, फिर प्रोसेस को पेमेंट को प्रोसेस करोगे, और फिर आप स्टोर कर दो रिजल्ट को कि भाई ये 24 घंटे तक सही TTL है, कि अब कुछ भी हुआ तो हमने इसको क्रिएट कर दिया है, ये हो चुका है, कोई टेंशन मत करो, और ये TTL के बाद आपका ये चीज़ एक्सपायर हो जाएगा। तो हमेशा स्कोप होना चाहिए पर ऑपरेशन टाइप से, ताकि सेम की को आप डिफरेंट ऑपरेशन पे यूज़ ना कर पाओ, ओके। तो डबल चेक में क्या होता है, चेक अगेन करते हो आप अंदर में। अब होता है कि डिज़ाइनिंग फॉल्ट टॉलरेंट माइक्रो सर्विसेज, ओ भाई साहब,
इतना खतरनाक क्वेश्चन कैसे करेंगे हम डिज़ाइन? सर्किट ब्रेकर, बाप रे, रीट्राई, बल्क हेड, टाइम आउट, क्या है ये सब? ये सब है रेजिलियंस 4J। अब रेजिलियंस 4J क्या होता है? रेजिलियंस, सो इट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग। रेजिलियंस मतलब होता है गोल। तो लाइब्रेरी का काम होता है कि एप्लीकेशन को रेजिलियंट बनाना, ताकि वो फेलियर हैंडल कर सकें, फंक्शन को रन कर सकें, डिग्रेडेड स्टेट में भी कर सकें, ताकि क्रैशिंग ना हो। 4J मतलब होता है फॉर जावा, समझे? तो इसमें हम इसको सर्किट ब्रेकिंग होती है, रीट्राई होता है, बल्केड होता है, टाइम लिमिटर होता है। तो देखो, सर्किट ब्रेकर में हमने डाल दी भाई, ये यूजर सर्विस के लिए होगा। फॉल बैक मेथड जो होगा वो रहेगा गेट यूजर फॉल बैक, बोलोगे भाई आई एम डाउन फलाना ठिकाना वाला। रीट्राई भी यूजर सर्विस के लिए होगा, बल्क हेड भी होगा, टाइम लिमिटर भी होगा। और आप यहाँ पे कंपेटेबल फ्यूचर करते हो और आपने ये बना दिया, आपने ये सारे कन्वर्टेशन यूज कर दिए। जब भी कुछ फॉलेबल हुआ तो गेट यूजर फॉल बैक में आपने डाल दिया यूजर सर्विस अनअवेलेबल, रिटर्निंग कैशे डिफॉल्ट फलाना ठिकाना, एंड कंप्लीटेड फ्यूचर आपने ये डाल दी। है क्या? बढ़िया। ठीक है, रिटर्नेबल आपने डाल दिया, इसको आप बनाएंगे एक आध दिन अच्छे से। अब आते हैं रेजिलियंस 4J के फुल डेकोरेटर स्टैक पे। देखो, रेजिलियंस 4J में होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? फिर इंस्टेंसेस होते हैं, यूजर सर्विस का इंस्टेंस है। तो उसमें क्या होता है? सर्किट ब्रेकर में क्या क्या आप डाल सकते हो? सोचो, आप कभी कभी कुछ डिज़ाइन करोगे, सोचो। सर्किट ब्रेकर में आप डाल सकते हो उसके इंस्टेंसेस में। इंस्टेंसेस मतलब क्या? सर्विस, कौन सी सर्विस का इंस्टेंस होगा, समझ जाओ। रेजिलियंस 4J की लाइब्रेरी बनाई, सर्किट ब्रेकर डाला, फिर इंस्टेंस डाला, फिर उसकी जो सर्विस है वो डाली, फिर डाली स्लाइडिंग विंडो साइज 10। ठीक है, हर 10 पर्टिकुलर सेकंड या मिनट में देखेगा वो। फेलियर रेट डाला कि 50 से ऊपर फेलियर हुआ तो दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद डाला कि वेट ड्यूरेशन इन ओपन स्टेट की 10 सेकंड से ज़्यादा वेट पे नहीं होना चाहिए, और परमिटेड कॉल्स इन हाफ ओपन 3। मतलब कि क्या, 10 मिनट की विंडो मान लो, में 50 से ज़्यादा फेलियर्स नहीं होने चाहिए। हो गए तो ओपन कर देंगे, और ओपन में हम 10 मिनट सेकंड का वेट करेंगे, और फिर हम ट्राई करेंगे हाफ ओपन। ठीक है, फिर रीट्राई के लिए देखेंगे यूजर सर्विस मैक्सिमम और टाइम्स 3, वेट ड्यूरेशन दिस इज 500 मिली सेकेंड। यहाँ हम अपना काम कर सकते हैं। बल्क हेड देखेंगे, बल्क हेड का HEAD होता है, सॉरी फॉर दैट। इंस्टेंसेस बल्क है, मैक्सिमम करंट कॉल्स जो है वो 10 ही हो सकते हैं, रेट लिमिटिंग यहाँ पे बच गई। मैक्सिमम वेट ड्यूरेशन 100 मिली सेकेंड। फिर यहाँ पर रीट्राई नहीं होते, ये होता है टाइम लिमिट। ओके, टाइम लिमिट होता है, और इसका होता है कि टाइम आउट ड्यूरेशन जो है वो आपकी हो गई टाइम लिमिटर में कि 2 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं वेट करेंगे। तो देखो, पहले बल्क हेड हाई कि भाई 10 सेकेंड, 10 रिक्वेस्ट ही डालो एक बार में। उसके बाद आता है हर रिक्वेस्ट जो है वो 2 सेकेंड से ज़्यादा टाइम नहीं वेट कर सकता, भगा दो उसको। फिर रीट्राई करो अगर फेल हुआ तो, और फेल होते ही गया तो फिर सर्किट ब्रेकर करो। तो इसमें हमारा फिर सब कुछ होने के बाद वो एक्चुअल HTTP कॉल पे जाता है कि अब हम जाएंगे और हम फॉल, और उसके बाद अगर सब फेल हो गया तो फिर एक फॉल बैक मेथड होता है, वरना यहीं पे फॉल बैक मेथड हो जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? अब आते हैं, अरे भाई साहब काफका पहुंच गए यार हम तो। अगर कोई यहाँ तक पहुंचा है तो बधाई हो, नहीं पहुंचा है तो सुन ही नहीं रहोगे तो क्या बोलूँ मैं तुमको, है ना? हाउ काफका वर्क्स इन इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। टॉपिक्स, पार्टीशंस, कंज्यूमर ग्रुप, ऑप्शन मैनेजमेंट, ऑर्डरिंग, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो देखो, काफका का इंटरनल क्या है कि पार्टीशन, ऑफसेट, कंज्यूमर ग्रुप, इतना ही रटना है, और एकदम मस्त तरीके से रटेंगे इसको, और याद करेंगे, मतलब बेसिकली एक तरीके से। काफका देखो, काफका के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? देखो, कोर कॉन्सेप्ट होता है टॉपिक, पार्टीशन, ऑफसेट, कंज्यूमर, कंज्यूमर ग्रुप। टॉपिक मतलब कि वो एक डब्बा जिसके अंदर मैं सामान डालूंगा, बड़ा सा, मतलब समझ जाओ कि बेसिकली एक रोड है बड़ी सी, उस रोड में सारी कार्स मैं भेजूंगा ड्राइव करने के लिए। पार्टीशन मतलब कि रोड की लेन, कि इसके अंदर जो भी कार आएंगी वो एक वैल्यू, ओवरटेक तो नहीं कर सकती ना रोड के बाहर से, वैसा। ऑफसेट मतलब कि आपको पता है कि उसका पोजीशन कहाँ पे है। और कंज्यूमर ग्रुप मतलब कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं, और हम सब इस टॉपिक से काम करेंगे, और हम इस पार्टीशन में काम करेंगे। लेकिन सारे कंज्यूमर ग्रुप में क्या, कि सारा कंज्यूमर ग्रुप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करेगा, ताकि हम उसको मल्टीपल पार्टीशन में चेंज कर सकें। और मल्टीपल पार्टीशन चेंज करने से क्या होगा कि वो जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, वो उसके अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं वो एक एक पार्टीशन से डायरेक्टली बात करेंगे। ठीक है,
अब आते हैं कि प्रोड्यूसर क्या करता है। प्रोड्यूसर में हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, की हैशिंग या राउंड रॉबिन। तो बेसिकली विथ की में क्या होता है कि सेम की जो है वो हमेशा सेम पार्टीशन पे जाती है, जिससे हमारी ऑर्डरिंग गारंटी रहती है। तो जैसे मान लो प्रोड्यूसर रिकॉर्ड सेंड करता है ऑर्डर्स का, यूज़र आईडी -1 2 3 ये की है, तो हमेशा यूज़र आईडी -1 2 3 से हम पार्टीशन का अगर हैश करके, की का हैश करके पार्टीशन से मॉडुलस निकालेंगे, तो हमें हमेशा मान लो एक पार्टीशन 2 मिलेगा। तो हमें पता है कि यूज़र आईडी की हमेशा पार्टीशन 2 पे जाएगी। विदाउट की में क्या होगा कि हम सीधा भेज देंगे राउंड रॉबिन में, पहला तुम्हारे पास, दूसरा तुम्हारे पास, तीसरा तुम्हारे पास। तुम्हें पता नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। तो अगर आपके पास की है तो की से पार्टीशन कर दो, ठीक है। फिर आते हैं एक्नॉलेजमेंट्स में। एक्नॉलेजमेंट्स क्या है कि फायर एंड फॉरगेट। मैंने, प्रोड्यूसर ने भेज दिया, उसे घंटा लेना देना नहीं कि भाई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, काफका ने बताया कि नहीं बताया। अब एक्नॉलेजमेंट 1 मतलब होता है लीडर ने बोला हाँ मुझे मिल गया है। अब लीडर मर गया बीच में तो फिर नहीं मिलेगा एप्लीकेशन को। एक्नॉलेजमेंट ऑल ये आप तब यूज़ करते हो जब आपको पेमेंट्स क्रिटिकल डायरेक्टली करना है कि भाई सबका होना चाहिए, कि बाकी स्लोएस्ट है बट कुछ भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब होता है आइडम पोटेंट प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर डुप्लीकेट राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए आप करते हो एनेबल डॉट आइडम पोटेंस इज इक्वल्स टू ट्रू। ओके, 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 ओके। सो आई थिंक वी आर हियर नाउ, लेट्स गो टू कंज्यूमर ग्रुप्स। अब कंज्यूमर साइड क्या होता है वो चेक करो। तो कंज्यूमर साइड में आप ये चेक करोगे, कंज्यूमर ग्रुप में आपके पास हर पार्टीशन जो है वो एक कंज्यूमर से लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे मेन चीज़ें क्या होती है, यहाँ पे मेन चीज़ें होती हैं आपकी ऑफसेट कमिट की, ऑटो वर्सेस मैनुअल। ऑटो कमिट जो है वो थोड़ा रिस्की है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ने ऑफसेट 5 रीड किया और उसने ऑटो कमिट कर दी कि मैंने रीड कर लिया, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पाया। अब ये मैसेज हमेशा के लिए चला गया, ठीक है। तो ये हो जाता है एट मोस्ट वन से, है ना। तो इसलिए हम एटलीस्ट वंस लेते हैं, तो हमें मैनुअली उसको कमिट करना है। मतलब कंज्यूमर ने पोल किया, कंज्यूमर ने प्रोसेस किया, देन कंज्यूमर बोला वो प्रोसेस निकलने के बाद कि मैं कमिट सिंक्रोनस कर रहा हूँ। अब आते हैं कंज्यूमर लैग और स्केलिंग की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्रोड्यूसर फटाफट 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 मैसेज भेज रहा है और कंज्यूमर नहीं प्रोसेस कर पा रहा है, तो आपको उसको पार्टीशन में चेंज करना है। पार्टीशन में चेंज करने के बाद आपको उनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर को स्केल करना है, और फिर आपको, ताकि आपका काम हो सके। तो ये हमेशा आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो कंज्यूमर लैग मैट्रिक्स से आप बना सकते हो, सारा काम सही हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ भाई, सुन तो लो कैसे होता है। ये देखो, ट्रांजैक्शनल और आइडम पोटेंट हमारी प्रोड्यूसर बीन है काफका की, जो कि प्रोड्यूसर फैक्ट्री फैक्ट्री ऑर्डर इवेंट की है, स्ट्रिंग की है, डिफॉल्ट काफका प्रोड्यूसर फैक्ट्री। मैप ऑफ बूटस्ट्रैप सर्वर कॉन्फ़िग, काफका बूटस्ट्रैप सर्वर्स, अनेबल आइडम पोटेंट कॉन्फ़िग ट्रू, आस्क कॉन्फ़िग ऑल, ट्रांजैक्शनल आईडी कॉन्फ़िग ऑर्डर सर्विस ट्रांजैक्शन, ठीक है। न्यू काफका टेम्पलेट फैक्ट्री, तो हम यहाँ पे बना दिए। लिसनर में हमने क्या किया, टॉपिक कौन सी रिलेशन करेगी, ऑर्डर इवेंट्स की। ग्रुप आईडी क्या है, पेमेंट सर्विस की। कंटेनर फैक्ट्री क्या है, मैनुअल एक्नॉलेजमेंट फैक्ट्री। तो अब ये पेमेंट सर्विस प्रोसेस की, एक्नॉलेज की, कमिट कर दी ऑफसेट को। अगर रिकवरी हुआ तो रीट्राई करेगा सेम आईडी पे, अदरवाइज एक्नॉलेज कर देगा। रिकवरी में कुछ भी हुआ तो बाद में रिकवरेबल एक्सेप्शन पे आएगा, नहीं तो फिर एक्सेप्शन में भी आ सकता है कि भाई नहीं हो पाएगा यहाँ से भी मेरे से, सॉरी। अब आते हैं हैंडलिंग हाई ट्रैफिक ऑन बैकएंड एपीआईज। कैसे हैंडल करोगे हाई ट्रैफिक ऑन बैकएंड एपीआईज। तो ये सब करने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि क्या होता है। इसको छोड़ो, अभी मत देखो इसको, ध्यान बबल देख लो। होता क्या है, ये L1 L2 L3 L4 L5 L6 क्या है। ये नेटवर्किंग नहीं है, बट सुन लो। देखो 6 लेयर्स हैं हाई ट्रैफिक के। आपके पास आई 1 मिलियन रिक्वेस्ट, 1 मिलियन रिक्वेस्ट धान 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 आई, ठीक है। क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ, फटाफट आई यहाँ पे 1 मिलियन रिक्वेस्ट, ठीक है। 1 मिलियन रिक्वेस्ट आई, 1 मिलियन। इसमें से क्या हुआ कि CDN और एज कैशे,
इसने भाई अराउंड ना 80K, 80 नहीं, शून्य शून्य 80K, 800K रिक्वेस्ट यहीं पे गायब कर दिए। 80% जो है यहीं गायब कर दिए कि बोले भाई ये तुम्हारा सारी रिक्वेस्ट सर्वर पे आई, ये फटाफट फटाफट उसने अपने स्टैटिक वेबसाइट लोड की, क्लास स्टैटिक वो जो लोड की, ऑर्डर हिस्ट्री तो नहीं लोड करेगा, सारी स्टैटिक लोड्स की, तो ट्रैफिक नीचे गया ही नहीं। फिर आई इसके बाद इधर आए गेटवे रेट लिमिटिंग में, यहाँ पे आपकी रेट लिमिटिंग हो गई, जितने भी ब्लॉकिंग यूजर्स हैं फलाना ठिकाना उनको ठीक किया। तो यहाँ पे 200K आई थी, यहाँ से इसने 150K पास करवाई, 50K इसने ब्लॉक कर दिए जो भी प्लॉट्स हैं इनके उनके, है ना, या जो भी पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी आपके ओवरलुक्ड हो गए। फिर यहाँ से आया कुछ और, क्या आया, फिर यहाँ से हम आए रेडिस कैशे में। रेडिस ने क्या किया, उसने भी अपना 80% सर्व कर दिया, तो बचा कितना, बस 30K। 30K एक्चुअली गया कहाँ पे, आपके ऐप पे। अब इसको क्या किया हमने, 30K जो गया उसको हमने यहाँ ले आया, तो ये काफका में जाने के बाद ये 10K हो गया, क्योंकि इसने राइट हैवी और इस सबको क्यू पे डाल दिया, तो धीरे धीरे चीज़ें प्रोसेस हो गई। और एक्चुअल डीबी पे आपके कितने गई, डीबी पे आपके एक्चुअल गई 500, 5000, सॉरी 5000 जो है वो एक्चुअल यहाँ गई, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ हुआ तो हम यहाँ पे देख लिए भाई कि ऑटो स्केलिंग कर सकते हैं कि अभी भी सीपीयू बढ़ रहा है, ये है वो है करके चीज़ें बढ़ रही हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, क्लाउड फ्रंट ने क्या किया, स्टैटिक सेमी स्टैटिक को कैश कर दिया, 80% ट्रैफिक यहाँ से हिट कर दी। रेट लिमिटिंग क्या किया कि सर्किट ब्रेकर लगाया, थ्रॉटल लगाया पर लिमिटिंग पे, वहाँ पे उसने 25% वहाँ उसने गैप कर दिए, जो भी बॉट्स होते हैं यूजर्स होते हैं इनके। फिर आधी तो रेडिस से निकल गई, हॉटस्पॉट से, इससे टीटीएल वीटीएल सब कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपको हॉटस्पॉट रखना है, उनको आप कैफीन या कुछ उससे आप अपने इन मेमोरी में आप 1-2 सेकंड का टीटीएल लेके आप रख सकते हो, वो एक फ़ायदा होता है। काफका एसक्यूएस में आपने डिकपल कर दिया, राइट रिस्पॉन्ड कर दिया तुरंत तुरंत काफका से कि भाई मैंने ले ली है, मैं अब क्यू पे डाल दिया हूँ, आएगा आराम से, राइट कर दी, लेटेंसी कास्केडिंग फेलियर्स आपने कर लिए। अब डीबी में आया, डीबी रीड रेप्लिकास, और स्टार्टिंग में सिर्फ 5000 रिक्वेस्ट आए, वो आपने राइट को राइट में दे दिया, यूज़र आई रीजन से स्टार्ट कर दी, और रीड तो आपने ले लिया, डीबी बॉटलनेक भी हट गई। फिर जब इतना कुछ हुआ तो सीपीयू लेटेंसी क्वेरी डेप्थ से आपने हर पॉड्स को स्केलिंग करनी चालू कर दी। ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर पैटर्न पे, ठीक है। क्लोज्ड, नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, ओपन, हाफ ओपन। देखो क्लोज मतलब कि सारे सब कुछ चंगा चल रहा है, फेलियर्स हम काउंट कर रहे हैं। कभी ओपन करेंगे जब हमारे पास वो 50 वाला स्लाइडिंग विंडो में फेलियर काउंट ऊपर ज़्यादा बढ़ जाए, तो फेलियर रेट हमने किया था वो बढ़ जाएगा, या स्लो कॉल थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, तो हम ओपन कर देंगे। ओपन किए, सारे रिक्वेस्ट फेल कर दिए, सीधा फॉल बैक रिस्पॉन्स भेजे और बोले रुक जाओ भाई रुक जाओ, वेट करते हैं ड्यूरेशन का ओपन स्टेट पे। तो फिर ओपन स्टेट पे वेट किए, फिर हम धीरे से एंड रिक्वेस्ट को, जो कि 5 या 3 रिक्वेस्ट है, उनको भेजे। क्या वो फेल हुए, अगर वो फेल हो गए तो हम उसको ओपन रखेंगे, फिर 10 सेकेंड का वेट करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे। तो इससे हमारा फ़ायदा होता है, आपको एक्सपोज करना है इस स्टेट को एक्चुएटर हेल्थ एंड पॉइंट पे, आपको यूज़ कर सकते हो आप कुबरनेटिक्स रेडनेस प्रोब पे, ताकि डिग्रेड मोड पे आप काम कर सको। समझ गए, बहुत सही, फर्स्ट क्लास। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन पे। पहले सांस ले लो, सिर्फ कुछ ही समय बाकी है। टू फेस कमिट और सागा पैटर्न, आउटबॉक्स कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शन, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने इसको, समझो। सागा में आते हैं, टू फेस में क्यों नहीं आए, क्योंकि टू फेस हमको यहाँ पे काम ही नहीं करना है, टू फेस सिंगल उस पर काम होता है, तो हम सागा पे ही आके काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सागा पे आके हम काम कर रहे हैं कि ईच सर्विस जो है वो पब्लिश करता है इवेंट को, अदर सर्विस रिएक्ट करता है, प्रोसीड करता है। कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नहीं चाहिए, तो लूजली कपल्ड है, सिंपल चाहिए हमको लीनियर फ्लो के लिए, हार्ड नहीं कर सकते। तो बेसिक काफका इवेंट से सब आप काम कर सकते हो। बोल क्या रहा हूँ मैं, बोल ये रहा हूँ कि कोरियोग्राफी है, मैंने अपना काम कर दिया, अब मैंने रिलेस्टिक का मैं तुमको दिया, तुम अपना काम करो, फिर तीसरा अपना काम करो। इसमें ये होता है कि आप लीनियर फ्लो है कि, और इसे कब करोगे, जब आपको कुछ कुछ 3-4 सर्विस मैनेज करनी है ना, तो कर लो इसमें, ताकि आप ट्रेस कर सको। बट अगर बहुत ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते,
तो इसमें, और यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है, बट यहाँ पे फिर आपको लूज कपलिंग के साथ आपको फिर डीबगिंग दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप ऑर्केस्ट्रेशन यूज़ करते हो, पेमेंट के लिए हमेशा ऑर्केस्ट्रेशन यूज़ करो, ठीक है। सेंट्रल रहती है, कंपनसेशन ट्रांजेक्शन भी एक्सप्लिसिट रहता है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, खुद से चेक करना पड़ेगा, आपका इवेंट में कुछ डालना पड़ेगा। और फिर एक क्लियर फ्लो है, मॉनिटर इजी है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ऑर्केस्ट्रेटर, उसको भी आपको स्केल करना पड़ेगा रीडर राइटर में। बट AWS का स्टेप फंक्शन इसका एक एग्जाम्पल है। बोलो गया है तो तुमने बता दिया, तुमको पता था, अब क्या, अब आते हैं आउटबॉक्स पैटर्न पे। देखो आउटबॉक्स पैटर्न जो है वो क्या है कि आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो सिस्टम्स हैं, यहाँ पे तो हमने इसको छोड़ दो, यहाँ पे मान लिया हमने ये लिखा था कि काफका का इवेंट टेम्पलेट का इवेंट भी सेंड कर रहे हैं और सेव भी कर रहे हैं, कोई भी एक फटा तो दिक्कत है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम दोनों को एक साथ ना लिख के, ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि दोनों को एक साथ ना लिख के हम एक तरीके से काफका अगर फट जाता है तो हमारा काम फट गया, तो हम क्या करते हैं कि इन्वेंट्री अपडेट नहीं हुई, तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि काफका का ऑब्जेक्ट और ऑर्डर सर्विस रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, राइट। तो हमने बोला कि भाई अगर ऑर्डर सर्विस कुछ हुआ तो हम एक रिपोजिटरी में ट्रांजेक्शन एक टेबल पे सेव कर देंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएटेड, ठीक है, आउटबॉक्स रिपोजिटरी ये जो है टेबल से मैप्ड होगी, और यहाँ पे हम काम कर देंगे। अब ऑर्डर सेव हो गया, इवेंट सेव हो गया, ये एटॉमिक है, नो ऑर्डर नो इवेंट, तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। बहुत देर से बोल रहा हूँ ना, तो माफ़ करना। कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि भाई टू फेस कमिट मत करना, माइक्रो सर्विस पे सिंक्रोनस होता है, पूरी तरीके से वाट लगा देगा सिस्टम की, तो सागा यूज़ करना। और आपने बता दिया, अब मैं बता क्या रहा हूँ, देखो अब आपकी जो पोल आउटबॉक्स इवेंट है वहाँ पे आपने अनपब्लिश को पोल किया है और काफ का टेम्पलेट सेंड किया है, ठीक है। इससे हमारा फिर बाद में हम उस पर्टिकुलर आईडी को वो कर रहे थे कि भाई हम तुमको पब्लिश कर दिया। फिर देखो आउटबॉक्स पैटर्न का देखो कि क्रिएट ऑर्डर कॉल हुआ, ट्रांजेक्शन बिगिन हुआ, ऑर्डर में इंसर्ट हुआ, आउटबॉक्स में इंसर्ट हुआ, ट्रांजेक्शन कमिट हुआ, सिलेक्ट किया हमने अनपब्लिश से, काफका ने ऑर्डर क्रिएट सेंड किया, तो यहाँ से हमारी ये दोनों इन्वेंट्री सर्विस, ईमेल सर्विस, एनालिटिकल सर्विस इसको रीड कर ली। फेलियर क्या है, पोलर क्रैश हो गया आफ्टर सेंड करने के बाद, तो ये मार्क अनपब्लिश करने के बाद, तो इसमें क्या हुआ कि भाई मार्क अनपब्लिश तो कॉल हुआ ही नहीं, तो अभी भी कल है तो फिर से होगा, तो इससे हमारा ये एटलीस्ट एटलीस्ट वंस डिलीवरी है। तो यहाँ हमें कंज्यूमर पे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पर्टिकुलर की हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दी है। दूसरा, पोलर ट्राई किया सेंड करने का, काफका डाउन हो गया, मार्क अनपब्लिश कॉल ही नहीं हुआ, फाइनली ब्लॉक ने स्किप कर दिया, और इवेंट हमेशा अनपब्लिश हुआ, तो इसमें इवेंट लॉस्ट नहीं है, क्योंकि काफका डाउन है तो काम हमारा खत्म हो गया। अब एक ऑल्टरनेटिव होता है डेबेजियम, ठीक है, डेबेजियम करके एक ऑल्टरनेटिव होता है। डेबेजियम क्या है, एक ओपन सोर्स स्टैंड अलोन सर्विस है, ये डॉकर और कुबरनेटिक्स पर चलता है, जो डायरेक्टली डीबी के ट्रांजेक्शन लॉग पे चेक करता है, जो राइट हाइड लॉग है उस पर, ठीक है, रीड करता है वैल्यू को ट्रांजेक्शन लॉग से, और बस फिर वो काफका में पब्लिश कर देता है, तो कोई पोलिंग नहीं, कोई डिले नहीं, कुछ नहीं, जैसे ही ट्रांजेक्शन में वो चीज़ें हुई वो रीड कर दिया, आउटबॉक्स टेबल पे रो इंसर्ट हुआ है, ये ट्रांजेक्शन लॉग है, उस पर्टिकुलर को डिटेक्ट करेगा और काम खत्म कर देगा। तो इससे हमारा पोलर अप्रोच से हमको एक सेकंड का वेट करना रहता है कि भाई चेक करो कुछ है कि नहीं, और इस पर हमको चेक नहीं करना रहता। बेस्ट। अब आते हैं डिजाइनिंग ए स्केलेबल नोटिफिकेशन सिस्टम। ओ भाई 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 खतरनाक चीज़ है ना, नहीं है खतरनाक चीज़, चिल मारो। नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन किया आपने, नोटिफिकेशन बिल्डर किया आपने, आईडी बनाई रैंडम आईडी, ताकि डुप्लीकेशन आपका बच जाए। यूज़र आईडी के लिए नोटिफिकेशन है, चैनल लिस्ट आपने दे दी, पुष्पा नहीं पुश ईमेल, पुश एसएमएस इन ऐप करके, टेम्पलेट दे दिया ऑर्डर कंफर्म का, पेलोड दे दिया और बिल्ड कर दिया। काफका में आपने नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट बनाए, ये रिक्वेस्ट आईडी है और ये तो यूज़र आईडी रहेगी, ताकि सेम यूज़र नोटिफिकेशन ऑलवेज जो है वो सेम पार्टीशन में रहे। अब क्या हुआ, अब काफका का जो टॉपिक है, लिसनर है, वो आया, उसने चेक किया कि भाई ये सारी चीज़ें हैं तो मैं भेज दूंगा, एक काफका मैसेज से 4 चैनल ट्रिगर हो गए, ठीक है। स्टेप 3 क्या हुआ, रेडिस सेटनएक्स से हमने डुप्लीकेशन किया कि एटलीस्ट वंस डिलीवरी हो रही है, कंज्यूमर प्रोसेस करेगा मैसेज को, फिर मेल करेगा, कंज्यूमर गया फट,
तो काफका बोलेगा कि रीड रिवर्स कर दिया मैसेज, कंज्यूमर ने ईमेल सेंड कर दिया, तो आप यहाँ पे डी डुप्लीकेशन लगाते हो। कैसे लगाते हो? तो अब डी डुप्लीकेशन कैसे लगाते हो? डी डुप्लीकेशन आप लगाते हो इस तरीके से कि रेडिस ने नोटिफाई ईमेल सेट किया, क्या रेडिस से सेट एनेक्स है कि सेट इफ नॉट एग्जिस्ट, एटॉमिक रिटर्न है। पहला कॉल पे कि अवेलेबल नहीं है, सेट कर दिया। दूसरे कॉल पे एग्जिस्ट है तो रिटर्न फॉल्स कर दिया, तो ये अपना काम खत्म हो गया। सेट एनेक्स करते करते थ्रेड 1 2 में आपका काम खत्म हो गया, तो इससे आपका एग्जैक्टली वंस हो जाता है। Why set and X not get and set? Because get and set is what? It's a race condition. Select and update, check and update. So इसलिए आप set and X यूज करते हो, तो set and X में अगर true हुआ तो send करता है, set and X में अगर false हुआ मतलब कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप हमारा काम हो जाता है। तो इसलिए आजकल देखना, आप कोड करोगे तो आप उसमें जो करते हो इफ सेट, देन आप वो कुछ काम करते हो, अदरवाइज तो फॉल्स है तो वो कर ही नहीं करते। अब यूज करो डेड लेटर क्यू फॉर फेल नोटिफिकेशन आफ्टर 3 रीट्राइज, आप उसको उसमें डाल दोगे और वो मैनुअल रिव्यू या रीट्राई के लिए हो जाएगा। अब क्या क्या हो तो गया? नहीं, कुछ और भी है। ऑर्डर प्लेस हुई, काफका नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट में गया, नोटिफिकेशन सेंड हुई, आपने बोल दिया कि मैंने इस नोटिफिकेशन इस ईमेल इसको भेज दिया है, ठीक है। AWS SES जो है वो सेंड करेगा ईमेल को, मैट्रिक्स काउंटर बढ़ा देगा। फिर पुश इसके बाद सेंड किया, सेटन एक्स में आपने पुश रिक्वेस्ट की, भेज दिया। फिर आपने किया SMS भेज दिया। तो इस तरीके से आपने सारे चीज़ें भेज दी, और अगर अगली बार जब आपकी कोई भी चीज़ फेल होगी तो सेटन एक्स काम नहीं करेगा, तो दोबारा आएगी तो वो कर देगा, ठीक है। Twilio, FCM ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हो। नाउ लास्ट टॉपिक पे आते हैं, मॉनिटरिंग प्रोडक्शन माइक्रो सर्विसेज। एक 3 पिलर मैट्रिक्स है, 3 पिलर्स है, मैट्रिक्स, लॉग, ट्रेसेस, है ना। बोलोगे यार मैट्रिक्स, लॉग, ट्रेसेस क्या है? अब मैं बताता हूँ क्या है, सुनो बात ध्यान से। मैट्रिक्स मतलब होता है कि क्या फटा, ठीक है। लॉग, ट्रेस मतलब होता है कहाँ फटा, और लॉग मतलब होता है क्यों फटा। मूवी देखिए मुझसे शादी करोगी, क्या फटा, कौन पिटा, कर्नल पिटा, तो वही मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में है कि क्या फटा, कहाँ फटा, क्यों फटा। मैट्रिक्स इज क्या फटा। तो क्या फटा तो आप देखोगे प्रोमीथियस या ग्राफाना पे आप देख सकते हो, जो कि एक डैशबोर्ड रहेगा, तो आपको बताएगा कि भाई ये फटा है। और फिर आप क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग यूज़ करोगे येगर या यिपकिन से, वो बताएगा कि आप भाई कहाँ फटा है। और लॉग्स जब आप चेक करोगे ग्राफाना के लॉग या EL के, इलास्टिक के, तो आपको बताएगा जेसन लॉग रहेंगे जिसमें ट्रेस आईडी रहेगा, यूजर आईडी रहेगा, कोरिलेशन आईडी रहेगा, वो बताएगा भाई क्या फटा क्यों फटा। MDC क्या होता है कि MDC जो है वो ऑटो प्रोपोगेट कर देता है ट्रेस आईडी लॉग्स पे, और जैसे ट्रेस आईडी डाल देता है, करंट टाइम स्पेंड कंटेक्स्ट डाल दिया, लॉग इन्फो डाल दिया। कस्टमर मैट्रिक्स में काउंटर डॉट बिल्डर आप बना सकते हो कि भाई ये स्टेटस था, ये पेमेंट प्रोसेस की ये स्टेटस थी, ये रजिस्ट्री थी, इनको इंक्रीमेंट कर दिए, हिस्टोग्राम में ड्यूरेशन इतनी थी, रिकॉर्ड ड्यूरेशन इतनी थी, ऐसे करके। लोग यार समझ में नहीं आ रहा है, सुनो। देखो एक काउंटर है ना, इसमें गेज, हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हो, गोल्डन सिग्नल की लेटेंसी, ट्रैफिक एरर, सैचुरेशन यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंग एक्चुएटर यूज़ कर सकते हो, प्रोमीथियस, है ना, अलर्ट मैनेजर, ये सब चीज़ें आती है आपकी स्लैक में। ये होती है मैट्रिक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग में होती है ट्रेस आईडी, स्पैन आईडी, जो कि हेडर्स में प्रोड्यूस होती है। माइक्रोमीटर रीट्रेसिंग होती है स्प्रिंग रूट 3 में। लेटेंसी ब्रेकडाउन होता है पर सर्विस हॉप में। एसिंग कोरिलेशन होता है पैकेज के थ्रू। जेसन लॉग्स कर सकते हो ट्रेस आईडी के साथ, है ना, यूजर आईडी, कोरिलेशन आईडी, लॉग बैक, MDC जो हमने बोली यहाँ पे बात की हमने, ताकि आपकी ट्रेस आईडी ऑटोमेटिकली प्रोपेगेट हो जाए। कि बाना, लोकी, ग्रोफी सब यूज कर सकते हो। कभी भी पर्सनल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर यूज मत करना। अब बोलोगे अभी भी समझ में नहीं आया, तो आप समझो ये बीच वाला कहाँ गायब है, आ गया। तो लेटेंसी क्या होता है, एक रिक्वेस्ट कितना टाइम लेती है, हमेशा लो होना चाहिए। P99 मतलब कि 1% ऑफ योर बैड रिक्वेस्ट की लेटेंसी जो है वो 200 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कम होनी चाहिए मतलब हाँ वही वही सेम ही है। ट्रैफिक मतलब कितनी रिक्वेस्ट हम हैंडल कर रहे हैं, कितने एरर्स हो रहे हैं, हमको एरर रेट क्या है, सेचुरेशन क्या है, कितना फुल है हमारा सिस्टम। जैसे जैसे फुल होगा तो हम फिर वो ऑटो स्केलिंग पे जाते हैं, है ना। काउंटर ओनली गोज अप, टोटल पेमेंट प्रोसेस, टोटल एरर्स, काउंटर हमेशा ऊपर जाता है। गेज कैन गो अप एंड डाउन, कितनी DB कनेक्शंस हैं, कितनी मेमोरी यूज हो रही है, ऐसा। हिस्टोग्राम P90, P50, P95 ये सब कैसे हो रही है, वैसा।
ठीक है। तो ये तरीके से आप यूज़ करते हो। नाउ समझ में आ गया। काउंटर, गेज और हिस्टोग्राम का गेज ऐसे ऐसे घूमते रहता है, हिस्टोग्राम बताता है भाई पूरी हिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। तो स्प्रिंग बूट का ऐप है वो स्प्रिंग बूट का ऐप जो है वो स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एक्सपोज करता है प्रोमीथियस। प्रोमीथियस हर 15 सेकंड में प्रोमीथियस डीपी में डालता है, वो ग्राफाना क्वेरी रखता है, वो डैशबोर्ड में अलर्ट मैनेज करता है और पेजर ड्यूटी सेलेक्ट करता है। इसको रट लो भाई, मस्त आने वाला है। इसका ना अलग से बनाऊंगा मैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग येगर जिपकिन। प्रॉब्लम विदाउट ट्रेसिंग क्या है, यूज़र रिपोर्ट करेगा चेकआउट स्लो है, आपके पास लॉग हैं, ऑर्डर सर्विस इतने में प्रोसेस हो गया, पेमेंट सर्विस इतने में प्रोसेस हो गया, और ये इतने में स्लो हो गया। विदाउट ट्रेसिंग क्या है कि आपको हर बार लॉग को ग्रैप करना पड़ेगा। विद ट्रेसिंग क्या है कि आपको पता है कि एक जो ट्रेस आईडी थी उससे पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग में कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रोसेस हुआ है। तो जैसे मान लो ट्रेस आईडी आपने बनाई AB123 की, ऑर्डर सर्विस ने स्पैन 1 किया, ट्रेस आईडी किया, ड्यूरेशन इतना, पेमेंट सर्विस ने स्पैन 2 किया, ट्रेस आईडी किया, ड्यूरेशन इतना, इन्वेंट्री सर्विस ने स्पैन 3 किया, ट्रेस आईडी किया, ड्यूरेशन इतना, इमेज सर्विस ने इतना किया। आपको समझना है कि भाई इन्वेंट्री सर्विस ज़्यादा टाइम ले रही है, तो या तो मैं इसको डीकपल कर दूंगा, या तो मैं इसमें कुछ काम छेड़छाड़ ठीक करूंगा। तो ये आपकी विजुअल ट्रेस मिल जाएगी। अब आते हैं प्लेन लॉग वर्सेस स्ट्रक्चर्ड लॉग। प्लेन लॉग क्या है, प्रोसेसिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 फॉर यूजर जॉन एट दिस ना, ये हो गया प्लेन लॉग, कहीं कुछ पता नहीं है क्या है, बस प्रोसेसिंग कर दिए। स्ट्रक्चर्ड जेसन लॉग में टाइम स्टैम्प ये था, लेवल जो है वो इन्फो का था, ऑर्डर जो है प्रोसेसिंग ऑर्डर था, ऑर्डर आईडी 1443, यूजर आईडी ये था, ट्रेस आईडी ये था, स्पेन आईडी ये था। तो कितना ज़्यादा आप चीज़ों को ट्रेस कर सकते हो, राइट। तो वैसा है। अब थोड़ा सा हम और आते हैं विजुअल ट्रेस में। देखो विजुअल ट्रेस में आपको दिखा दिया कि कौन सबसे ज़्यादा है, ये है ना। तो ये आपकी फ़ायदा हुई, यहाँ पे दिखा पा रहे भाई साहब बहुत ज़्यादा है, विजुअल ट्रेस तो काफ़ी ज़्यादा है, इसके बाद चालू हुई थी ये। फिर इंस्टेंटली सी विच सर्विस इज द बॉटलनेक, करेक्ट। और इससे हम सारा काम कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट 3 में हम बस माइक्रोमीटर ट्रेसिंग डज दिस ऑटोमेटिकली, तो कोई भी कोड नहीं करना रहता प्रोपोगेशन के लिए। अब आते हैं ऑटोमेटिक ट्रेस आईडी फॉर एवरी लॉग लाइन। सो एमडीसी क्या करता है, ट्रेस आईडी पुट करता है आपके करंट स्पेंड और कंटेक्स्ट और ट्रेस आईडी से। अब नाउ एवरी लॉग लाइन पे ऑटोमेटिकली ट्रेस आईडी आ जाता है, मैसेज के साथ ट्रेस आईडी करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कितना अच्छा सही है कि आपको पता ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, काम ही खत्म एमडीसी से। तो एक मैजिक बैकपैक है कि उसके अंदर ट्रेस आईडी हमेशा डालो और फिर वो चलते रहता है। ईएलके स्टैक क्या है, लॉग करेगा जेसॉन, लॉग स्टैश फाइल बिट में करेगा, है ना। इलास्टिक सर्च में आपने उसके इंडेक्स और वो कर दिए, कीबाना से आपने एक मस्त यूआई दे दिया और फिर आप सर्च कर सकते हो। तो क्या हुआ, ऐप ने जेसॉन किया, जेसॉन से लॉग स्टैक, वहां से इलास्टिक सर्च, काम खत्म। अब ये तीनों काम कैसे करते हैं देखो। ऐप ने फायर कर दी P99 लेटेंसी जो है वो ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स है। तो हमने 200 मिली सेकंड की बात की थी, 202 सेकंड है, मतलब कि जो 1% ऑफ योर रिक्वेस्ट हैं वो 2 सेकंड से ज़्यादा ले रही है। मतलब वो जो 1% ऑफ योर यूज़र है, आपके पास 100 मिलियन यूज़र्स हैं और आपके 1 मिलियन यूज़र्स को 2 सेकंड वेट करना पड़ रहा है, वो तो चले जाएंगे। तो हमने मैट्रिक्स शो कर दी। अब इंजीनियर ग्राफाना ओपन किया, लेटेंसी स्पाइक दिखी, या मान लो आपने क्लाउड वॉच ओपन किया, फिर आपने वो ट्रेस आईडी निकाली, येगर ने बताया कि भाई ये सर्विस स्लो है, फिर आपने ट्रेस आईडी की बाना में सर्च किया, लॉग ढूंढा, आपको समझ में आया कि डीबी का कनेक्शन पूरा एग्जॉस्ट हो गया था, तो रूट कॉज आपका 2 मिनट के अंदर निकल गया, है कि नहीं। बस डीबी डिबगिंग मेमोरी लीक्स इन जावा एप्लीकेशन पे बात करेंगे हम लोग, और ये बता रहा हूँ ये सिर्फ लास्ट रहेगा, ठीक है, सबसे लास्ट रहेगा, और इसको मैं अच्छे बताऊंगा। देखो स्टैटिक फील्ड होल्डिंग रेफरेंसेस, मतलब कि आपका जो स्टैटिक है वो बढ़ रहा है, क्योंकि स्टैटिक जो है वो एक बार लोड करके हो जाता है। तो आप इसके लिए हमेशा वीक हैश मैप या कैफीन यूज़ करना। तो जैसे मान लो आपका कोई क्लास है यूज़र कैशे का, ठीक है, उसमें आपके पास एक स्टैटिक हैश मैप है और आप लोड यूज़र करते हो तो वो उस पर रहता है। अब रिक्वेस्ट 1 में कैशे कर दी, रिक्वेस्ट 1 मिलियन में भी आपकी हो गई, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने स्टैटिक लगा दी है, तो सब कुछ आप क्या गए। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे कैफीन यूज़ करोगे, कैफीन के साथ आप हर एक्सपायरी सेट करोगे, मिनिमम साइज़ यूज़ करोगे कि उससे ज़्यादा नहीं हो, मैक्सिमम साइज़ यूज़ करोगे, उससे ज़्यादा नहीं होता, तो उससे आपकी बात बच जाएगी। वीक हैश में भी यूज़ कर सकते हो कि भाई अगर इसकी वो है नहीं तो ये निकाल लो आप करके। अब थ्रेड लोकल नॉट रिमूव्ड, अब थ्रेड लोकल आपने सेट कर दिया है स्टैटिक पे या किसी पे भी, और फिर आपने उसको रिमूव नहीं किया है, तो हमेशा आपको कंटेक्स्ट डॉट रिमूव करना है।
ताकि आपकी फाइनली ब्लॉक में ये चीज़ें हो जाए। अगर वरना वो वहीं पे रहेगा और दिक्कत होगी। लिसनर ऑब्जर्वर नॉट डी रजिस्टर्ड। सो जो आपने पीक कंस्ट्रक्ट मान लो आपने लिखा, हर लिसनर को आपने ऐड करने के बाद इवेंट किया, लेकिन जेवीएम जो है वो गार्बेज कलेक्शन लिसनर या उसके रेफरेंसेस को नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको हमेशा प्री डिस्ट्रॉय में लिसनर को रिमूव करना रहेगा। मान लो आपने पीक कंस्ट्रक्ट पोस्ट कंस्ट्रक्ट में आपने एक इवेंट बस डॉट रजिस्टर कर दिया, और इवेंट बस ने ऑर्डर सर्विस रजिस्टर करी, बहुत बड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती आ रही है, बढ़ती आ रही है। तो हमेशा जब एप्लीकेशन बंद होगा, वो इंस्टेंस बंद होगा, तो आपको डी रजिस्टर भी करना है। फिर आते हैं अनक्लोज स्ट्रीम्स एंड कनेक्शन। देखो इनपुट स्ट्रीम्स हैं, कनेक्शन क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे हो सकती है, तो आपको हमेशा ट्राई विथ रिसोर्सेज यूज़ करना है। ठीक है, तो ट्राई विथ रिसोर्सेज में आपको ऑटोमेटिकली वो कॉल कर देता है कि भाई क्लोज हो जाओ तुम। तो ट्राई विथ रिसोर्सेज क्या होता है कि भाई आप इनपुट स्ट्रीम को ही ट्राई के अंदर डालते हो और फिर आप वो करते हो, है ना, कि फिर जैसे मान लो ट्राई इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये बना दी, उसके अंदर बफर रीडर यूज़ किया और काम किया अपना। अब इनर क्लास आपका रिफरेंस होल्ड करके बैठा हुआ है। तो जैसे आपने एक ऑर्डर प्रोसेसर क्लास बनाई, उसके अंदर आपके पास एक काफ़ी बड़ी ऑर्डर की लिस्ट है, और आपने एक मेथड बनाया स्टार्ट प्रोसेसिंग, उसके अंदर आपने एक एग्जीक्यूटिव और सबमिट बना दी, और उसमें आपने एक न्यू रनेबल इनर क्लास बना दी और उसमें आपने रन मेथड चालू कर दिया। अब उसने पूरी तरीके से ऑर्डर प्रोसेसर का डॉट दिस वाला रेफरेंस स्टोर किया हुआ है। तो इससे क्या कैसे सेव कर सकते हो कि आपको हमेशा स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनानी है, ठीक है, या ना कि इनर क्लास बनानी है। ओके, तो ये देख लो कुछ मेमोरी लीक के वो हैं कि स्टेप वन क्या करोगे, आप अनेबल करोगे जीसी लॉगिंग को, ताकि आपकी ऑब्जर्व हो पाए हीप ग्रोथ पैटर्न। फिर आप ट्रिगर करोगे हीप डंप को। फिर आप एनालाइज करोगे एक्लिप्स मैट और विजुअल वीएम से। फिर जेएफआर करोगे जावा फ्लाइट रिकॉर्डर, लो ओवरहेड प्रोफाइलिंग करोगे, और फिर चेक करोगे नेटिव मेमोरी को। तो इसका जो आपका जो आप बोल सकते हो जो भी कीवर्ड है वो है एक्स लॉग हाइफन जी सी, फिर आपकी फाइल है, और फिर ऐप डॉट जार। इसमें जेमैप डंप, और इसमें आपने अपना एनालाइज किया है एक्लिप्स मैट से, ये लीक करता है सस्पेक्ट रिपोर्ट को, ऑब्जेक्ट शो करता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीप रिटेन की गई है, एक्यूमुलेशन पॉइंट आपको चेक करना है, ठीक है। और फिर जावा फ्लाइट रिकॉर्डर में लो ओवर हेड प्रोफाइलिंग चेक करनी है। तो देखो इतना बोल सकते हो, क्या क्या बोलोगे, मैं पहले जीसी लॉगिंग एनेबल करूंगा, हीप डंप लूंगा, एनालाइज करूंगा विजुअल एवं से, जावा फ्लाइट रिकॉर्डर में चेक करूंगा, चेक नेटिव मेमोरी करूंगा। कोई बोलेगा कि भाई इतना का कोई एग्जांपल बताओ, बोला हाँ मेरे को नहीं मालूम भाई, मैं आई डोंट नो दैट कीवर्ड कर, खत्म बात हो गया। मैं इसको पॉज करता हूँ, और ये रहा फाइनली 1.5 घंटे का वीडियो कंप्लीट करते हुए। भाई दोनों पार्ट आ चुके हैं, इसके बाद भी कुछ चाहिए तो बता दो। मैंने बहुत मेहनत की है, आपने भी बहुत मेहनत की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ़ यू आर हियर, इफ़ यू आर हियर, अपने पीठ पे जाके थपथपाओ और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। फॉर नाउ बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, I will share something, give me a feedback. If you don't like this video, that's okay. That's okay. 93 minutes. And if you don't like this video, that's okay. It's totally fine. इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई देखेगा नहीं तो। ओके, बाय बाय।